अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदोशी आपसे मुखातिब है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सेशन में तमाम देखने वालों को दिल के अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, आपने बैनर यकीनन देख लिया होगा। हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट आज होंगे, जिनसे हम जानेंगे कि कोरोनाई माहौल में जो नौजवान इस कोरोनाई माहौल की जद में हैं, वो कैसे अपना रोजगार कमा सकते हैं इंटरनेट के जरिए, या जो कारोबार हैं उनको आप डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, इंटरनेट के फायदे क्या हैं और ऑनलाइन कौन कौन से बिजनेस किए जाते हैं, वेब चैनल्स का क्या फ्यूचर है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्या प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शिफ्ट हो चुका है सोशल मीडिया की तरफ। इन तमाम मौजूदात पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बख्तावर महमूद, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, वो इदारे में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे भी रह चुकी हैं, इनका एक बड़ा बैकग्राउंड है, एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। हमारे साथ बख्तावर साहिबा तशरीफ फरमा है, आपको दिल किया था से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। जी, उनके साथ आज हमारे एक और मेहमान हैं, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, उनका कोर एरिया यही है, डिजिटल मीडिया मार्केट के एक्सपर्ट हैं जनाब एजाज महमूद साहब, एजाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे तीसरे मेहमान शायद नसीम साहब को भी लिया जा सके और उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले तो ये बताइए, मैं आप दोनों की एक्टिविटीज़ जानना चाहूँगा। बख्तावर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों, आपकी मसरूफियत क्या है? जी, थैंक यू सो मच दोषी साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आजकल बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे शायद नसीम साहब को भी लिया जा सके और उनसे भी सॉरी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आप दोनों की एक्टिविटीज जानना चाहूँगा। जी, अच्छा, बेसिकली आजकल क्वारंटीन की वजह से ऑब्वियसली सेल्फ आइसोलेशन है, लोग घर में रहना पसंद करते हैं। सो रूटीन आजकल ऐसी है कि खूब रेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन काम उतना ही किया जा रहा है जितना ऑफिस जाके करते थे। तो आउटपुट उतनी है, लेकिन ये कि देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम वर्किंग फ्रॉम होम। आप घर में रह के आपकी ट्रैवलिंग टाइम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेस काफ़ी कम हो गए। सो आजकल ज़्यादातर कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर आई एम वर्किंग एंड आई एम प्रोवाइडिंग डिफरेंट कंसल्टेंसी फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और कुछ ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ डिफरेंट स्टूडेंट्स को एंड प्रोफेशनल्स को, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस फ्रॉम होम। ये जो आजकल हो रहा है ये एक्सपेक्टेड था। एक टाइम आना था कि जब हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ वेब चैनल्स या फिर न्यूज़ चैनल्स के बल्कि पूरे बिजनेसेस की ई-कॉमर्स एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल द बिजनेसेस अवेलेबल, दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम ऑफ दिस सेंचुरी। और अभी तक हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। सो इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान काफ़ी चीज़ें नई लग रही हैं लोगों को, बट जो लोग पहले से प्रिपेयर थे इन सब चीज़ों के लिए, उन बिजनेसेस को कोई नुकसान नहीं आया। हमारे पास जितना हमारा IT सेक्टर है बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है ये सब चीज़ें, और कर भी रहे हैं। ऑफिसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम इज़ अ न्यू वे ऑफ वर्किंग एंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। गुड हो गया। अच्छा, एजाज साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। आप बताइएगा, आपने चूंकि बहुत आज से गुज़िश्ता हमारी 3-4 साल कबल भी मुलाकात हुई, तो आपने यही कहा कि अभी तक लोगों को इदराक ही नहीं कि वो डिजिटल मार्केट की तरफ आए। तो अब आप इस कोरोनाई माहौल को कैसे देख रहे हैं डिजिटल मार्केट के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया दोषी भाई। असल में मैं तो 2010 में ही डिजिटल मीडिया की तरफ आ गया था। उस वक्त ये बात थोड़ी सी मायूब है, लेकिन लोग बिलखसूस मेरे जर्नलिस्ट साथी कहते थे कि ये बंदा जो है ये बेवकूफ़ है, पागल है, एक अच्छे मीडियम को, बड़े मीडियम को छोड़ के, मेन स्ट्रीम मीडियम को छोड़ के ये वेब की तरफ और डिजिटल की तरफ जा रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं आपकी बात पे बहस नहीं करता, ये वक्त बताएगा कि आने वाला दौर जो है वो मेन स्ट्रीम मीडियम जो है वो कौन सी जो आपकी टेक्नोलॉजी वो बनती है। तो आज उन दोस्तों को भी और सारी दुनिया ने ये अब एक तरह से तस्लीम भी कर लिया है और उसमें अमली तौर पे कदम भी किसी ना किसी तरह रख रहे हैं। ये तो थी थोड़ी सी माजी की बात।
जैसे आपने पूछा आजकल क्या हो रहा है, तो हम तो चूंकि जो पहले से लोग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से, डिजिटल मीडिया से, फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए थे, हमारा काम इन दिनों में और बढ़ गया है। बाकी लोगों का काम मुतासर हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम और बढ़ गया है। तो मैं पिछले कुछ माह से स्पेशली जो काम कर रहा हूँ, जो हमारी टीम काम कर रही है, हमारा अदारा काम कर रहा है, हम जो लोग ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, अपनी मुख्तलिफ कोर्सेज बनाना चाहते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारा एक क्रिएटर स्टूडियो है इस्लामाबाद में, जिसमें हम उनके कोर्सेज जो है वो डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनको देते हैं, और फिर आगे वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे उनको पब्लिश करके और उससे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और एक उनका एक तरह से बिजनेस भी एक बन गया। तो आजकल हम जो ट्यूटर ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा सर, मैं चूंकि आपसे इस जाती तौर पे भी हम एक इदारे में इकट्ठे थे, काम करने का मौका भी मिला, कुछ आपसे सीखने का भी। तो ये बताइए कि उस वक्त आपने बच्चों के लिए एक न्यूज का सेगमेंट शुरू किया अवामी टीवी के नाम से ना, तो वो कहाँ तक पहुंचा, उसके बारे में बताया, जो आपने घर में सेटअप बना रखा था। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो कुछ चीज़ें माजी की थी। अब मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, वो जब यूट्यूबिंग की तरफ आते हैं, वेब चैनल्स की तरफ आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अब न्यूज़ कंटेंट की मार्केट उस तरह नहीं है जिस तरह आज से 3-4 साल पहले थी। तो चूंकि जब मैं खुद दूसरों को कहता हूँ, तो मैं ज़ाहिर है खुद भी वो नहीं कर रहा। और न्यूज़ कंटेंट की बजाय अब ज़रूरत जिस चीज़ की है, ऐसे कंटेंट की, अगर आप इसको एज ए बिजनेस लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। न्यूज़ कंटेंट आप जब क्रिएट करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ होती है 1 दिन, मैक्सिमम 2 दिन हो जाती है। और कुछ न्यूज़ कंटेंट ऐसा है जिसकी शेल्फ लाइफ चंद घंटे है, उसके बाद वो आपका कंटेंट मार्केट से आउट हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो हम जो अब काम कर रहे हैं, वो अगर वीडियो कंटेंट के हवाले से भी, जो हम यूट्यूब चैनल्स पे काम करते हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि अब आप न्यूज़ की बजाय ऐसा कंटेंट क्रिएट करने पे तवज्जो दें जिससे लोगों को, कम्युनिटी को भी फायदा हो और उसकी शेल्फ लाइफ है वो भी ज्यादा हो। आप एजुकेशन पे काम करें, एक एजुकेशन कोर्स अगर बन जाएगा तो वो कई सालों तक स्टूडेंट्स के काम आता रहेगा। रेगुलर एक ही कोर्स से बार बार लोग आएंगे, स्टूडेंट्स बनेंगे, तो आपका कंटेंट देखा भी ज्यादा जाएगा, उसकी मार्केट भी ज्यादा आसानी से हो पाएगी, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी एक लंबे अरसे तक रहेगी। तो आजकल हमारा जो जितना भी फोकस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट हों, ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिससे कम्युनिटी को फायदा हो और कंटेंट क्रिएट करने वाले को लंबे अरसे तक फायदा हो। तो न्यूज़ से आजकल थोड़ा सा हम अपने आप को डिस्टेंस किए हुए हैं। जी गुड। अच्छा बख्तावर, ये बताइएगा, आपने एक बड़े इदारे को एज अ जनरल मैनेजर उसको लीड भी किया और हमने देखा कि बड़ा अच्छा रोल था। अब आप क्या समझती हैं डिजिटल मार्केट के अंदर अब क्या सिनेरियो है, नौजवानों को क्या करना चाहिए इस इंडस्ट्री की तरफ आने के लिए, उनको क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं या उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है इस कोरोनाई माहौल के अंदर। अच्छा, जी, वेब चैनल्स और इंटरनेट चैनल्स की बात आपने बिल्कुल ठीक ही कि न्यूज़ से रेलेवेंट जितना हमारा कंटेंट होता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। सो अगर तो आपने कंटेंट बनाना है, कंटेंट लाइब्रेरी बनानी है, कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि फ्यूचर के लिए यूज़ हो जाए। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स करवा रही थी और वहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है स्टूडेंट्स आए और वो सारे मास कॉम के ग्रेजुएट्स थे, एमएससी मास कॉम, बीएससी मास कॉम, 16 and 18 years of education के बाद भी उन सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर लुकिंग फॉर जॉब्स, और जॉब्स जो है आजकल की करंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यही हमने फेस किया जब हम इंटरनेट चैनल भी रन कर रहे थे कि लोगों के अंदर रुझान है कि वो कंटिन्यूसली एज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीज़ों को रन करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो लोग देख सकते हैं जिनके पास टाइम है या वो बोर होना चाहते हैं। आजकल की जनरेशन या आजकल की इवन ऑल ऑफ द टारगेट ऑडियंस, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन हमें जितनी कंसाइज है, जितनी शॉर्ट स्पैन में हमें मिल सकती है, हम चाहेंगे कि हमें उसी तरह से मिले। सो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए अपने बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, फर्स्ट दे नीड टू आइडेंटिफाई कि उनकी डोमेन क्या है, वो किस तरह से काम करना चाहते हैं। कुछ प्रोडक्शन से रेलिवेंट काम करना चाहते हैं तो वो अपना कंटेंट कहाँ पे किस तरीके से अपलोड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज कि आपने अगर इसको प्रोलॉन्ग करना है तो इसको चलाएंगे कैसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ द सेटअप्स जिसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम होती है। आपकी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कंपेयर करें तो
डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस के अंदर आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, बिकॉज ये वर्चुअली ऑपरेट किया जाता है. सो एक तो ये बहुत आसानी हो जाती है कि आप अपने बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाहिए, आपका आइडिया है अच्छा, तो एक पॉसिबिलिटी है. बाकी है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपको पता है कि आपका कंटेंट अच्छा है, तो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहले बात करें कि क्या इनमें बेसिक फर्क था, इंफ्रास्ट्रक्चर मोरलेस ये हम अभी भी बात कर रहे हैं, हम अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं. और आई बिलीव कि इसमें इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अवेलेबल नहीं है कि पहले हम एक स्टूडियो रेंट आउट करें, वहां से हम सैटेलाइट्स परचेज करें, फिर कैमरा का लाइसेंस परचेज करें और वो देखा भी ना जाए और हमें ये भी ना पता चले कि कितने लोगों ने देखा है. सो डिजिटल मीडिया एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर दी मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म्स. आपको इंस्टेंट पता चल सकता है और यही चीज है कि आप इसको कैश भी करवा सकते हैं. सो जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे नीड टू आइडेंटिफाई कि उनकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, उसके साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करें, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें. दे विल रियलाइज कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कितने अच्छे तरीके से इसको बेच भी सकते हैं. तो आजकल का टाइम कोरोना पेंडेमिक के दौरान लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम है, ऑफिस लोग नहीं जा रहे, तो सबसे बेहतर ये कि जिन लोगों को व्लॉगिंग का शौक है, जिन लोगों को वीडियोस बनाने का शौक है, या जिनको कैमरा के आगे बोलने का शौक है, वो तो घर में बैठे अपने मोबाइल के सामने एक ट्राइपॉड रखें और अपनी रिकॉर्डिंग अपने चैनल्स क्रिएट कर लें. लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते. अभी हम सिर्फ पाकिस्तान के कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, यूट्यूब पूरी दुनिया में देखा जाता है और इसमें इंडिया की मोनोपोली बहुत ज्यादा है. सो इफ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, तो इंडिया के हर एक छोटे बच्चे से लेके एक हाउस वाइफ तक उन सबका अपना यूट्यूब चैनल है and they're earning from it, they're getting viewership in millions. So अगर आपने जब भी अपना इस तरह का कंटेंट बनाना है, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीज ना बनाएं जो हर कोई बना रहा हो. आपने कुछ यूनिक रखना है, आपने कुछ डिफरेंट रखना है और आपने उसको प्रेजेंट ऐसे करना है कि शायद वो लोगों को अट्रैक्ट करे जो पहले नहीं कर सके. तो इस टाइम के दौरान आई थिंक ऑनलाइन कोर्सेज बेतहाशा लोग कर सकते हैं. कोर्सेरा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज ऑफर किए गए हैं. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग दिस कोरोना पेंडेमिक ऑफर किए हैं कि आप इसको सीखें. ये एक स्किल है, तो इसमें आपके पैसे भी नहीं लगने, लेकिन उल्टे पैसे बन सकते हैं. तो जिन्होंने हिदायत लेनी है वो इस पेंडेमिक के दौरान ले सकते हैं. दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज व्हाट आई कैन फोरसी कि 2 से 3 महीने तक ये हालात रहेंगे. तो 2 से 3 महीने घर में कोई बैठ नहीं सकता. हार्डली आई बिलीव आधा घंटा या 1 घंटा भी अगर आप अपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को दे देते हैं फॉर क्रिएटिंग गुड कंटेंट और वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाए, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं अभी हो सकती. अच्छा, हम एजाज साहब की तरफ बढ़ेंगे. एजाज साहब ये बतलाइएगा जी, तो हम वो उस बात कर रहे हैं जो जर्नलिज्म के हवाले से है, जो सहाफत से वाबस्ता है, या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, हम उनको डिजिटल. एक शख्स जो इन चीज़ों से आ रही है, जिसको इस बारे में मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, वो इस बारे में जानता नहीं है, वो क्या करे? एक तो ये बताइए. दूसरा, हुकूमत ने जो ऑनलाइन एक सिस्टम, आप जूम के जरिए देख रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज का एक सिलसिला जारी है, तो हुकूमत ने भी एक ऐप निकाल दी है, तो वो कितनी अफादियत रखती है इस माहौल के अंदर, ये भी बताएं. जी, मैं दोषी भाई आपके दोनों बातों का जवाब देने से पहले, जैसे मैडम बख्तावर ने बात किया, उसमें थोड़ा सा एक इजाफा करना चाहूँगा. जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो डिजिटल मीडिया है, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, इसकी शफाफियत जो है और इसकी जो रिपोर्टिंग है, ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी क्लियर है कि जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर को पता चलता है कि उसके कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन सी डिवाइस से आ रही है, किस रीजन से आ रही है, कितनी आ रही है. उसी तरह दूसरा जो एलिमेंट है कि जो एडवर्टाइजर है, उसको भी ये पता चलता है कि उसने जो एडवर्टाइजमेंट की मद में अमाउंट सर्व की है, वो एक तो पहले उसको चॉइस मिल जाती है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को उसके लिए रीजन सेट कर सके, उसके लिए टारगेट ऑडियंस जो है उसको सेट कर सके और अपनी बजट को जितना वो चाहता है वो सेट कर सकता है. ये सारी चीज़ें आपको ना प्रिंट मीडिया में अवेलेबल थी, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अवेलेबल थी. मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई फर्द एक बड़े बजट की कैंपेन लॉन्च करता है कि मुझे प्राइम टाइम में 8 बजे से 10 बजे के दरमियान में ये ऐड अपना रन करना है, अगर आधे पाकिस्तान में उस एरिया में बिजली बंद हो जाए, लोड शेडिंग हो जाए या कोई और इशू हो जाए, उसका बजट तो चला गया, लेकिन उसके जो मैसेज है, उसकी जो कैंपेन है, वो लोगों तक नहीं पहुंची. डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइजर को ये फायदा है कि वो जितना बजट स्पेंड कर रहा होता है, एलोकेट करता है, उसका उसको 100% फायदा मिलता है. तो अब एडवर्टाइजर बहुत तेजी के साथ
डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो गया है बड़ी तादाद में, और वो जो रहता है वो भी बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, इसको आपने सामने रखना है कि ये जो जितना बजट एडवर्टाइजर का आ रहा है, ये मैं उससे लिंक कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि नौजवान क्या करें। उन्होंने ये जी देखना है कि जो एडवर्टाइजर शिफ्ट हो रहा है डिजिटल मीडिया के ऊपर, उसमें से उन्होंने अपना रेवेन्यू, अपना हिस्सा किस तरह निकालना है। मैं छोटी सी बात करता हूँ, अपने जर्नलिस्ट साथियों को कहता हूँ, जब वो ये बात करते हैं कि जी बहरान हो गया और मीडिया में उनके लिए गुंजाइश कम हो रही है, शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, तो उसमें आप देखें कि वो जो बजट उनका था, जो सैलरी वहां से एक मीडिया ऑनर अब उसके एडवर्टाइजर से पैसे लेके या रेवेन्यू जनरेट करके सैलरी देता था, वो बहुत से नौजवान डायरेक्ट उस एडवर्टाइजर से अपने चैनल के जरिए, मोनेटाइजेशन के जरिए ले रहे हैं। तो सिर्फ जो वे चेंज हुआ है, फार्मूला चेंज हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ है। एडवर्टाइजर मार्केट में मौजूद है और कंटेंट क्रिएटर जो है वो चेंज हो गया है। अब हर फर्द, जैसे मैडम ने बात की कि हर फर्द के पास ये सहूलत आ गई है कि वो एक बड़े बजट के बगैर, बहुत छोटे बजट के साथ अगर क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और अपॉर्चुनिटीज का जो दायरा है, जो सर्कल है, जो रीजन है, वो सिर्फ एक खास इलाका, एक खास शहर, एक खास सूबा नहीं है, एक खास मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया है। तो फ्लैट में हमें ये रिस्ट्रिक्शन भी है कि जब हमने ब्रॉडकास्ट करना है तो हमने उसके लैंडिंग राइट्स लेने पड़ते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जबकि डिजिटल मीडिया में आपको इस किस्म के कोई लैंडिंग राइट्स नहीं लेने पड़ते। अगर आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो पूरी दुनिया की ऑडियंस आपकी ऑडियंस है, तो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो बात पूछी कि जो नए लोग आ रहे हैं जिनको जर्नलिज्म का तजर्बा नहीं है, देखिए ये खूबसूरती है इस मीडियम की कि यहाँ पे जो नया बंदा आता है उसको सिखाने के लिए भी दो चार नहीं, सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आप YouTube पे जाएं, आपको कोई इशू, कोई आपका सोल्यूशन आपको चाहिए हो, कुछ भी आपने सीखना हो, हाउ टू, एक छोटी सी आप टर्म उसके साथ लगा के उसको आप सर्च करें, आपको बीसियों जबरदस्त किस्म के सोल्यूशन वहां पे मिल जाएंगे। तो वो वहां से चीजों को सीख सकता है। तो ये खूबी है इस प्लेटफॉर्म की, डिजिटल मीडिया की, कि यहाँ पे नए आने वालों के लिए सीखने के मौके भी हैं, और जो सीख कर उसको फायदा उठाना चाहते हैं, उससे उससे अपनी बिजनेस को बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन जरूरत इस समय की है कि हम उसको राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करें। हम सारा दिन देखते हैं कि नौजवान डिजिटल मीडिया के ऊपर जस्ट वो सर्फिंग करते रहते हैं, बेतुके कमेंट्स करते रहते हैं, और गैर जरूरी चीजों के अंदर घुस के गैर जरूरी बहस में घुस जाते हैं। अगर वही अपनी डायरेक्शन नौजवान चेंज कर लें, तो कोई वजह नहीं है कि जब वो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उनको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो उनके मिजाज के मुताबिक होंगी। यहाँ पे ये बड़ी मैं एक बुनियादी बात करना चाहूंगा। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान, तो सबसे पहला उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं कैसे करूँ। जब उनके साथ डेप्थ में बातचीत होती है, उनके मिजाज को समझने की कोशिश की जाती है, उनकी स्किल्स को समझने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि ये साहब जो करना चाह रहे हैं उसकी ना तो उनके पास कोई स्किल है, ना उसका उनके पास नॉलेज है, और जिस चीज का उनके पास नॉलेज है वो करना ही चाह रहे। तो उन्हें फिर ये सजेस्ट किया जाता है कि पहले काइंडली आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें कि आपकी स्किल ये है, आपका नॉलेज ये है। बेहतर है कि जो आपको पहले मालूम है आप वो स्टेप ले लें, उसके बाद फिर आपका जो बाकी जो आपकी ख्वाहिशें हैं उसको पूरी कर लें, तो इससे बेहतरी आएगी। तो मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि सबसे पहले वो थोड़ी सी किसी अपने टीचर से, मेंटोर से, जो पहले से लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे इस अंदाज में पर्सनल काउंसलिंग की रहनुमाई ले लें। अगर जनरलाइज बातों को किसी को पढ़ के, सीख के, देख के करना शुरू करेंगे तो हो सकता है वो रिजल्ट ना आए। लेकिन अगर वो पर्सनल लेवल पे चीजों को सीख कर, शेयर करके, नॉलेज को और स्किल को अपनी को समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर नतीजे जाएंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा बख्तावर साहिबा, नवीद अहमद साहब और उसामा भट्ट साहब भी आपके बारे में कुछ कमेंट्स कर रहे हैं आपकी तारीफ के हवाले से, तो ये बतलाइएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो शख्स काउंसलिंग कितनी जरूरी है इस सिनेरियो में, और दूसरी बात ये है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है हुकूमत जिस तरफ जा रही है, ये कितना जरूरी है, ये कब पहले हो जाना चाहिए था, अब लोगों को इसका इतराक हो रहा है।
जी। ऑनलाइन काउंसलिंग की पहले अगर बात करें कि अगर हम अभी सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, सो इसमें फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपने फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बनाना है, उस पे अपना लाइक कंटेंट बनाना इज जस्ट वन ऑफ द फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन डू ऑन ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हम बिजनेसेस की भी बात नहीं करते। सो अगर हम अभी उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन यंगस्टर्स या इवन उन सेमी जर्नलिस्ट की बात करते हैं जो अपना कंटेंट बना के लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी नीश को पहले आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे हजारों लोग बैठ के बातें कर रहे होंगे, शायद हमारे जैसे भी इस वक्त बहुत सारे लोग बातें कर रहे होंगे, लेकिन फायदा तब होगा जब आपकी बात है वो बहुत सॉलिड हो और आप उस ऑडियंस के साथ करें जो आपको सुनना चाहे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आप हेल्थ से रेलेवेंट कंटेंट बनाते हैं, सबसे पहले चेक कर लें कि उसकी गुंजाइश भी है कि नहीं, कितने लोग वाकई हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप एजुकेशन से रेलेवेंट करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा स्टडी करें, गिव इट सम टाइम और फिर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करें। इट्स नॉट अबाउट कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी बन गई तो आपके पास वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। अ लॉट ऑफ द रिजल्ट्स व्हिच यू गेट आर यूजुअली मैनिपुलेटेड, उसको चेंज भी किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर ऑर्गेनिक और दूसरी इतनी ज्यादा ऑडियंस, जेन्युइन ऑडियंस नहीं होती जितना उसके साथ खेला भी जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने किसी को करवाना है तो आप पहले उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनिक ऑडियंस ही आपके लिए मैटर करेगी। अगर हम बात करें कि अगर आपके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिस तरह से किसी का एक बुटीक है, किसी को शौक है पेंटिंग्स बेचने का, किसी को शौक है वॉइस ओवर्स करने का, और अब वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। पहले वो लोगों से मिलते थे, मीटिंग्स करते थे, एग्जीबिशंस करते थे, अपने शोरूम्स बनाते थे। अब उनके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म्स आर द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। और उसमें मैं ये नहीं कह रही कि आप सीआरएम डेवलप करें, आप एक बड़ा सा डेटाबेस डेवलप करें, उसके बाद जाके ये कर लें। बहुत आसान है, अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे डाल दें। आजकल बिजनेस की ऑथेंटिसिटी सबसे पहले चेक की जाती है कि आपका सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग है, आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी बनी हुई है, आपके यूट्यूब चैनल बना हुआ भी है कि नहीं बना हुआ, आपके फेसबुक की रीच कितनी अच्छी जा रही है। बट अगेन हम लोग बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं इस वक्त भी, क्योंकि हमें अपनी आवाम का आइडिया हो चुका है कि हम जब दूसरी दुनिया चांद पे पहुंच जाती है, मरीख पे पहुंच जाती है, तो हम फिर अपने मुल्क से बाहर निकलने का सोचते हैं। सो इस वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब आर डाइंग प्लेटफॉर्म्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आप आके फेसबुक और यूट्यूब की से बात करेंगे तो फायदा नहीं है। इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक आर द नेक्स्ट बिग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हमारी यूथ को अब जाना चाहिए। टॉप से मेरा मुराद ये नहीं कि आप उसमें कुछ ऐसी फनी वीडियोस बनाएं, आपके पास मार्केटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसके ऊपर लाइव जाएं, आप उसके ऊपर अपने मैसेजेस करें, आप उसमें इस्लामिक बातें करना चाहते हैं वो करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द रीच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। इस ये सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है और इसकी रीच काफी ज्यादा, और इसको इस तरह से अडेप्ट किया गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे ट्रेंड्स के साथ ये चेंज भी होती रहेगी कि हमारे लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनता रहेगा इसका। सो पहले तो इस चीज के ऊपर ये लोग जाते रहे। अच्छा, बख्तावर साहिबा ये बतलाएं कि एक शख्स ना वो टिकटॉकर है, ना वो यूट्यूबर है, ना वो प्रैंक बना सकता है, ना वो कंटेंट में इतना अच्छा है, और वो बिल्कुल जर्नलिज्म के साथ उसका वास्ता नहीं है, वो पहली बार इस कोरोनाई माहौल के अंदर खुद को एडजस्ट करना चाह रहा है, तो वो ऑनलाइन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा काम है जिसका वो आगाज करे, वो कौन सी ट्रेनिंग ले? ये ऑब्वियसली हर इंसान जो है उसके अंदर एक स्किल जरूर ऐसी होती है जो कि उसको दूसरों से मुख्तलिफ कर देती है। वो कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ 3-4 स्किल्स में भी अच्छे होते हैं। तो आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा मानना है कि अगर कोई अच्छा चीख भी सकता है ना, तो आपका वो भी कंटेंट बिक सकता है। तो आई एम 100% श्योर कि अगर कोई स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं कर सकता, कोई मैंने फ्रीलांसर के काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए हैं और अभी मैंने कुछ ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए हैं। अगर आप थीसिस भी अपना एक अच्छा कर सकते हैं, आप किसी की असाइनमेंट कर सकते हैं, आपके पास एक इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हर कोई आपको काम देना चाहेगा। घर बैठ के फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो इट्स ए होल न्यू इंडस्ट्री विच वी हैव नॉट रियलाइज एट दिस मोमेंट। हमारी ज्यादातर यूथ जो है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर टर्निंग 18 एंड 19 दिस ईयर और बैक टू ईयर, सो वो ऑलरेडी इन चीजों से बहुत अवेयर हो चुके हैं, दे आर अर्निंग। ये लोग ओ लेवल्स या मैट्रिक के बाद से के दौरान ही अर्निंग शुरू कर देते हैं और ये यूनिवर्सिटी के बाद जॉब करने वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो यूथ को मुझे कुछ बताने की नहीं है,
हमारे यूथ में बहुत एम्बिशन है, उनको यूट्यूब हमसे ज्यादा इस्तेमाल करना आता है, उनको ये भी पता है कि कौन सा काम अगर नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब के ऊपर जाके कैसे हो जाएगा। सो जो हमारे बच्चे हैं या इवन अगर 12 से 13 साल की उम्र के बच्चों की हम बात करें जो अपनी क्लासेस ऑनलाइन अब जूम के थ्रू अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगा आगे जाके। तो उनको तो अभी से आदत होगी कि दे आर वेरी डेडिकेटेड, उनके उनके वो पैदा ही मोबाइल को हाथ में लेके हुए हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम बात करते हैं उन लोगों की जो इस पेंडेमिक के दौरान घर में बैठे और उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है। आई वुड रादर सजेस्ट कि किसी की कोई ऐसी अप्रोच हो जिसमें वो फील करे कि ये चीज में एक्सेल कर सकता हूँ। आप सिर्फ पढ़ाना ही शुरू कर दें, आपका कोई तो एक सब्जेक्ट होगा, आप अच्छी बात कर सकेंगे, लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं, आप शायरी कर सकते हैं, आप अपना चैनल स्टार्ट कर दें, और चैनल स्टार्ट ना भी करें, आप किसी के लिए लिखना शुरू कर दें। अब बहुत मतलब अच्छा अगर कोई बख्तावर, एक तो हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था, शाहिद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो अब अच्छा उन्हें भी हम साथ ले लेते हैं। और लेकिन एजाज साहब आपसे जानना चाहूंगा, बख्तावर ने जैसे बात कही कि बंदे कुछ भी बात कर सकते हैं, मजाक की बात कर सकते हैं, तंजो मजाक की, तो आपने एक डिजिटल लतीफों के नाम से एक सेगमेंट शुरू किया हुआ है, तो वो जरा बताइए हमारे देखने वालों को, ताकि दिलचस्पी में इजाफा हो जाए जी, हमारे देखने। जी, मैं बिल्कुल उस पर बात करता हूँ। इनकी बात में एक थोड़ी सी मैं इजाफा करूंगा। जैसे आपने पूछा कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो इस जी माहौल जी। में क्या करे। मैं आपको प्रैक्टिकल एक वाकया सिर्फ 2 माह पहले का बताता हूँ। इसी तरह एक दोस्त मेरे पास आए तो उन्होंने कहा "ये मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूँ"। मैंने कहा आप सिर्फ 5 से 10 लोगों को अपना दोस्त बना लें जिनको कुछ आता है, तो आपका सारा कुछ हल हो जाएगा मसला, आप नेटवर्किंग में आ जाएं। उन्होंने कहा जी कैसे? मैंने बताया कि ये चीजें करें, और वो सारा काम उन्होंने किया है। तो अब वो फ्रीलांसिंग के 2-3 प्रोजेक्ट उनको मिल चुके हैं। उनको खुद बिल्कुल भी नहीं पता उन स्किल्स का जिनके वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रेंड लिस्ट में वो लोग मौजूद हैं वो जो काम कर सकते हैं। अब वो दरमियान में एक, जिसको आप कहते हैं ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं, कि जी एक प्लेटफॉर्म से काम लेके आगे जिनको वो स्किल आती है उनसे वो काम करवा रहे हैं। उनको खुद को वो काम करना नहीं आता, लेकिन सिर्फ बात यह है कि उन्होंने अपने दोस्तों की लिस्ट में अपने जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं या डिजिटल मीडिया के या अपने जनरल फ्रेंडशिप है उसमें ऐसे कुछ लोगों को शामिल कर लिया है जो स्किलफुल हैं। तो ये इब्तदा है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो नेटवर्किंग के जरिए कुछ ऐसे दोस्तों को अपने साथ शामिल करें, उनके साथ दोस्ती टाइम इन्वेस्ट करें, अपने उस टाइम की इन्वेस्टमेंट से उनको अपने साथ मिलाएं, गपशप करें, चाय के कप के ऊपर टेलीफोनिक गपशप, ऑनलाइन गपशप। तो जब वो आपकी लिस्ट में आ जाएंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा कि आपने काम कैसे लेना है और नेटवर्किंग के जरिए फायदा कैसे उठाना है। सही। दूसरी आपने अच्छा। बात की डिजिटल लतीफे की। जी जी। बेसिकली उस प्रोग्राम का भी यही मकसद था कि एक माहौल ऐसा बन गया था कि हर फर्द बिल्कुल नफसियाती तौर पे एक प्रेशर में आ गया था। लोगों को जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हैं उनके साथ बहुत सारे बैक कैमरा, आपने भी इदारों में काम किया, आपको भी अंदाजा होगा कि जो फ्रंट कैमरा चीजें होती हैं वो तो लोग देखते हैं, लेकिन बैक कैमरा बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं, वाकयात होते हैं, बहुत मजेदार किस्म के वाकयात होते हैं। उनको शेयर करके लोगों को सिर्फ महसूस किया जाए, बल्कि उसमें भी हमने ये एक रखा हुआ है कि लोगों को बताया जाए कि ये भी एक स्किल होती है जो आप कैमरे के पीछे या मेन स्ट्रीम स्क्रीन के पीछे हो रहा होता है, तो उससे आप किस तरह सीख सकते हैं। उस सारे के बदौलत हमें पिछले 2 हफ्तों में कम से कम कोई, मेरा एक रफ सा आइडिया है कि 10 लोग ऐसे मिले उस प्रोग्राम की वजह से, जिन्होंने अपने ना सिर्फ आइडियाज शेयर किए बल्कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आपस में बिजनेस शुरू कर लिया। मुख्तलिफ जो आइडियाज को वहां पे हम रफली डिस्कस करते करते मेच्योर करके उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। तो बात यह है कि आपने अगर इरादा कर लिया कि आपने अपने एक रफ से स्केच को, आपके जेहन में जो ख्याल है उसको एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो बात फिर वही आती है जैसे मैडम ने कहा कि आपने उसको देखना है कि इसकी गुंजाइश कितनी है, आप कितना इस पे फोकस है, कितना आप इसको मेच्योर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने राइट डायरेक्शन पे चलना है और उसको समझ के और मार्केट को देख के करना है। तो बहुत आसान है कि आप बहुत ज़्यादा स्किल ना होने के बावजूद भी बड़े काम कर सकते हैं। जी गुड हो गया। अच्छा, मैं चाहूंगा कि इसमें एक चीज हम ये है कि हमारे साफी दोस्त न्यूज एंकर और उसके साथ साथ सोशल मीडिया सोल्यूशन प्रोवाइडर के नाम से एक फर्म चला रहे हैं हमारे बड़े अच्छे मोहसिन शाहिद नसीम साहब भी हमारे साथ शामिल है, तो उनको भी शामिल कर लिया जाए। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आप ताखीर से आए,
तो ताख़ीर से आने की वजह से बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप सुन पाए हैं तो राय दीजिए, नहीं सुनी तो हम सवाल करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया दोषी साहब। माज़रत मुझे थोड़ी-सी देर हो गई, शायद मेरे पास आपका पैगाम थोड़ा देर से पहुँचा। अगर मुमकिन हो सके तो मुझे एक ज़रा रिकैप दे दीजिए कि क्या गुफ्तगू हो रही है ताकि मैं उसमें शामिल हो सकूँ। जी, बख्तावर अगर आप इनको लिंक करवा सकें लुबे लुबाब से। जी, बिल्कुल। शायद हम बात कर रहे हैं इस वक़्त द अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर यूथ एंड अदर जनरल पब्लिक जो हमारी सोसाइटी है, कोरोना पैंडेमिक में जो इस वक़्त फँसी हुई है, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं कि इस सारे टाइम को यूज़ करते हुए वो अपने बिज़नेसेस को ऑनलाइन कैसे करें? अगर उनके बिज़नेसेस नहीं हैं तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कैसे ऑनलाइन जा सकते हैं और कैसे नए प्लेटफ़ॉर्म्स को एस्टैब्लिश किया जा सकता है? दिस इज़ द एसेंस ऑफ आवर डिस्कशन। सही, बहुत शुक्रिया आप सबका। और बहुत से एरिया जो है वो आप लोग कवर कर चुके होंगे। आप लोग सारे इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, स्पेशली बख्तावर भी इसी फील्ड से ताल्लुक रखती हैं। सो मैं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जो है वो अपने दोस्तों को देना चाहूँगा जो भी देखने वाले हैं। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट जो पोर्टल्स आते हैं, इनके आने से पहले बिजनेस की फॉर्म क्या थी वो हमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, और अब बिजनेस की जो फॉर्म है वो कैसी है। तो अगर वो फर्क हम समझ आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और पहले लोग क्या किया करते थे। अच्छा, पहले हम जैसे लोगों को बड़े मसाइल थे। एक बड़ी फर्म आती थी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती थी, वो एक प्रोडक्ट बनाती थी और उस प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल कॉस्ट हुआ करती थी, वो मिसाल के तौर पर अगर उसकी जो कॉस्ट है वो मार्केट में अगर एक कोई चीज 10 रुपए की बिक्री हुआ करती थी तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट हुआ करती थी वो 1 रुपया भी नहीं होती थी। बाकी के जो 9 रुपए हुआ करते थे वो या तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे लग रहे हुआ करते थे, या फिर जो मिडल मैन थे वो ले रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही थी, उसके बाद जो उसका रिटेलर था, जो होलसेलर था, जो उसका सप्लायर था, वो लोग अपने अपने मार्जिन कट कर रहे थे। और एट द एंड ऑफ द डे जब वो एक कंज्यूमर के पास पहुंचती थी वो चीज, तो उसके ऊपर वो सब लोगों का जो मुनाफा है वो लगते लगते उसकी प्राइस जो थी वो मतलब 50 पैसे से या 1 रुपए से वो 10 रुपए तक चली जाती थी। अच्छा, अब होता क्या था, ये 10 रुपए एक चीज के ऊपर खर्च करने के लिए फिर आपको जो बिजनेसमैन है वो भी बड़ा चाहिए हुआ करता था, उसके पास सरमाया भी ज्यादा होना चाहिए ताकि वो फिर वो चीज जो 1 रुपए की बन रही है वो उसके ऊपर 9 रुपए इजाफी लगाए और फिर उसको कंज्यूमर तक पहुंच जाए, उसकी मार्केटिंग करे, एडवर्टाइजिंग करे और सब कुछ करे। तो इस तरह से होता क्या था जी कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास सरमाया है या जो लोग सरमाएदार के पास जा सकते हैं, तो अगर आपने कारोबार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप खुद सीईओ बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टर ढूंढेंगे। फिर उसके बाद आप इन्वेस्टर आपके पास आएगा, आप खुद सीईओ होंगे, आप प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, प्रोफेशनल्स के फर्दर आगे नीचे उनके लेबरर होंगे और उसके बाद फिर आप अपने काम का आगाज करेंगे। अच्छा, अब सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो सेंटर का जितना गैप था ना, वो जो मिडल मैन्स थे, वो जो आपके सप्लायर्स थे, होलसेलर्स थे, रिटेलर्स थे, उसने उन सबको गायब कर दिया। उसने एक प्रोड्यूसर को जो बनाने वाला चीज था उसको डायरेक्ट कर दिया कंज्यूमर के साथ। क्या आप एक चीज बनाते हैं, चाहे वो चीज कोई फिजिकल चीज है, चाहे वो चीज कोई मतलब नॉन फिजिकल चीज है, शायरी है, चाहे फिर वो कोई साबुन है, किसी भी हवाले से, उसने डायरेक्ट कर दिया कंज्यूमर से कि वो अपनी चीज बनाता है और वो सामने ले आता है। इसीलिए आपने देखा कि बहुत ऑर्डिनरी लोग, बहुत ऑर्डिनरी से मतलब ये नहीं कि कोई वो हमारे से किसी तरीके से कम है, ऑर्डिनरी से मतलब ये कि कोई स्पेशल टैलेंट उनके पास नहीं था और वो टिकटॉक के जरिए, वो फेसबुक के जरिए, वो यूट्यूब के जरिए और मतलब देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट देम और वो स्टार बन गए। अच्छा, अब इस स्टार डोम ने, ये जो स्टार डोम वो बने, जब उनके पास पैसे आए या उनको जो है ना वो लोगों से रिकग्निशन मिली, तो उन्होंने थ्रेट भी किया दूसरों को। तो एक तरफ इंडस्ट्री ने थ्रेट फील करना शुरू कर दिया, जो कि हम देख रहे हैं कि दोस्त साहब इस बात को बेहतर समझ सकेंगे कि मेरी और आपकी इंडस्ट्री जो है वो थ्रेट फील कर रही है डिजिटल मीडिया से। जितने भी चैनल्स हैं वो बौखला गए, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। अब न्यूज पहले सोशल मीडिया पे आती है, फिर वहां से उस मीडिया पे चलती है। तो अगर ये आम आदमी जो है, जो मुझ जैसा, आप जैसा या हमारी जो यंग जनरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बता रहा होता है कि ये चीज सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड है या ये चीज वायरल हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर वो खबर वहां से, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खबर, पहले जो खबर है वो सोशल मीडिया पे चलती है। तो हमेशा जो मेन मीडियम वही हुआ करता है कि जो पहले खबर पहुंचाता है या पहले बात पहुंचाता है। तो अगर हमारा मतलब जो ऑल्दो के बहुत से लोग इस बात को समझ चुके हैं, अगर वो इस चीज को मजीद रियलाइज कर ले कि ये जो मीडियम खत्म होने से एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो फूल अच्छे बनाता है या वो हेयर क्लिप अच्छे बनाता है,
वो हेयर क्लिप अच्छे बनाता है और उसको वो सही तरीके से अपने चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के किसी भी चैनल के ऊपर विदाउट एनी कॉस्ट, सिर्फ जो इंटरनेट की कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी, उसको अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, उसका कंटेंट ठीक है। और अब ऐसा भी नहीं है कि कोई मोनोपोली है, यानी फेसबुक ने कुछ एल्गोरिदम्स लगाए हुए हैं, यूट्यूब ने कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे लगाए हुए हैं कि वो बहुत स्पेसिफिक किस्म की रीच देता है, ये फेसबुक बहुत स्पेसिफिक किस्म की रीच देता है, बहुत से कंटेंट को वो नहीं आगे बढ़ने देता। तो आप क्या करेंगे कि आप ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, आप ट्विटर पे चले जाएंगे, आप लाइकी पे चले जाएंगे, आप बिगो पे चले जाएंगे, दूसरे ऑल्टरनेटिव पे चले जाएंगे। सो अगर आपको अपनी चीज बेचनी आती है और आपकी चीज जो है वो बिकने के काबिल है, तो आप अपनी चीज बेच लेंगे, रिगार्डलेस ऑफ कि वो चीज क्या है, चाहे वो कोई किताब है, वो अलमारी है, वो कंप्यूटर है, कुछ भी है, आप अपनी चीज बेच सकते हैं। अच्छा, एजाज साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपने जैसे माजी में हम जानते हैं कि आपने बच्चों के हवाले से वो अवामी टीवी का एक वो शुरू किया था सिलसिला, फिर अब हाल ही में अब जो तनाज़ुर कोरोनाई माहौल के अंदर बच्चे भी बिल्कुल प्रेशर का शिकार हैं वालिदैन के साथ, वो भी चिड़चिड़ा मिजाज उनमें भी आ गया, वालिदैन ने भी उनकी नफ्सियाती परवरिश नहीं की। तो इस सारे माहौल में आप बच्चों के लिए कोई सेगमेंट लेके आए या बच्चों की परवरिश कैसे की जाए वालिदैन के हवाले, नफ्सियाती पहलू के हवाले से बताइएगा। जी, इसमें इस हवाले से मेरी गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 2 मुख्तलिफ अदारों के साथ इस हवाले से बात हुई है कि इस वक्त उन्होंने भी बातें तो इस तरह हम पहले भी करते रहते थे, लेकिन महसूस अब किया है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा कंटेंट लोकली हमें क्रिएट करना चाहिए जिससे इस तरह के माहौल में जब वो रिलैक्स हों या कुछ उनकी ज़रूरत हो कि उनको कुछ सीखने के लिए दिया जाए तो वो फराहम किया जाए। लेकिन यहाँ पे मसला थोड़ा सा ये है कि हम बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से। हम चीज़ों को उस वक्त सोचना शुरू करते हैं या उस पर अमल दरामद शुरू करते हैं जब दुनिया उस टेक्नोलॉजी से, उन चीज़ों से बहुत आगे निकल जाती है। तो फिर जब हम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि जी हम जो काम कर रहे हैं, जब उसके एग्जीक्यूशन पे आते हैं तो फिर जब नए लोग ख़ास तौर पे और बिलखुसूस जो इन्वेस्टर हैं वो जब इस फील्ड में आते हैं तो वो फिर जब अंदर घुसते हैं तो वो फिर उनकी तरफ से ये इतराज़ात आने शुरू हो जाते हैं कि जी ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये तो पहले फलां जगह पे हो चुकी है, ये फलां जगह पे हो चुकी है, ये फलां जगह पे हो चुकी है, तो हमें आप बताएं नहीं क्या है। जब उनके साथ नई चीज़ शेयर करते हैं तो वो चूंकि उनके सामने नहीं होती वो आइडियाज़, तो वो समझते हैं ये कोई खलाई हवाई बात कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा ना, तो इसलिए बहुत सारे काम हो नहीं पाते। उसका फिर हल क्या निकाला है? हल हमने ये निकाला है कि ऑलरेडी जितने लोग काम कर रहे हैं उनको हम नेटवर्किंग के थ्रू उन लोगों के साथ जोड़ रहे हैं जो फ्यूचर में इस तरह के काम करना चाहते हैं, ताकि आपस में एक मुशावरत का सिलसिला शुरू हो, बातचीत का सिलसिला शुरू हो। और उसमें जैसे सबक फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, करैक्टर फाउंडेशन वाले हैं, उन्होंने कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, और इसी तरह आफाक ने थोड़ा सा काम शुरू किया था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके। अभी एक माई टीवी के नाम से बच्चों के लिए प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से वो शुरू करने की कोशिश करते 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 अब बिलाखिर उन्होंने ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि बड़ा नहीं हो सकता, हम डिजिटल मीडिया पे ही आएंगे। हालांकि उनके साथ जब डिस्कशन हुई थी इब्तिदा में तो उनसे यही रिक्वेस्ट की थी 4 साल पहले कि आप सैटेलाइट चैनल पे आने की बजाय डिजिटल मीडिया पे आएँ, इसकी भी बड़ी वर्थ है, इसमें भी आपके। लेकिन उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही थी। अब चूंकि हर बंदा महसूस कर रहा है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो अब वो उन्होंने कहा कि ठीक है हम सैटेलाइट को छोड़ के हम डिजिटल पे आएंगे। तो हम इन सब लोगों को आपस में नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ रहे हैं ताकि जितना भी काम हुआ है उसको ज्यादा मौसर अंदाज में बच्चों तक पहुंचाया जा सके। तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए हमारी चल रही है। अच्छा, बख्तावर आपको भी शरीके गुफ्तगू करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रही है? आपके कमेंट्स तो नीचे बहुत से आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत मुफीद मशवरे आप दे रही हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से अगर आप कुछ बताएं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स। मैं पहले कभी इस तरह से प्रोग्राम्स में आई नहीं हूँ, लेकिन ट्रेनिंग्स जब से ये ऑनलाइन सेशन का मुझे टाइम मिला है, ऑफिस जाने के दौरान मुझे कभी नहीं मिलता था, लेकिन अब घर में बैठ के काम भी चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ, कंसल्टेंसी भी कर रही हूँ और ट्रेनिंग्स भी कर रही हूँ। सो मुझे तो कोरोना पेंडेमिक का बहुत फायदा हो गया। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की। कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी मैं स्पेसिफिकली उन इन्वेस्टर्स और एडवर्टाइजर्स की बात करने वाली हूँ जिनके पास पैसा होता है, उन्होंने पैसा लगाना होता है अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए। अभी जो हमारा सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर ये है कि हमारे जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए या फिर एक अच्छी इंडस्ट्री जो है या जो एडवर्टाइज करना चाहती है, उसको हमें ये रियलाइज करवाना है कि अगर आप एक
मिनट का एडवर्टाइजमेंट बना के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलाने की ख्वाहिश इसलिए करते हैं कि जी दुनिया देखेगी, वो आपको कॉस्ट करते हैं तकरीबन 2.5-3 लाख। एक अच्छे चैनल, मीडियोकर चैनल की बात करें, 2.5 से 3 लाख में आपका 1 मिनट का एक एड चलना है, जिसके ऊपर आपको ये भी नहीं पता चल सकता कि कितने लोगों ने देखा है, उसके ऊपर क्या फीडबैक आया है। 2.5 से 3 लाख के अंदर आपकी एक पूरी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बन सकती है। बल्कि मैं कहती हूँ ये 10,000 से आप वो शुरू करें और अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्पेंडिंग करें, एक 15,000 का इंटर्न हायर कर लें, वो आपको इससे बेहतर रीच दे देगा। तो हमारा वेब चैनल्स में आने के बाद सबसे बड़ा कंपटीशन यही था कि जो आपको एडवर्टाइजर्स को समझाना है कि इंस्टेड ऑफ इतने एक्सपेंसिव आप जाएं, मुझे तो नहीं पता है मैंने अखबार से लास्ट टाइम कभी कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ा हो या देखा हो। मेरी जितनी सेलिंग है और बाइंग है वो ऑनलाइन हो चुकी हुई है, और ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि आपके जो पैसे हैं आप बचा सकते हैं, लेकिन एक माइंडसेट है, लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, बिकॉज दे डू नॉट कंसिडर डिजिटल मीडियम एंड ओरिजिनल और ऑथेंटिक मीडियम। ये वजह इसलिए कि हम में से हर कोई उठ के जो है यूट्यूब के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अच्छा कंटेंट ही बिकता होता है। ये नहीं है कि किसी का भी फिजूल कंटेंट होगा वो चल जाएगा। बाकी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो चेंजेस देखने को मिले हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट 15 से 20 न्यूज एंड वेब चैनल्स ऑनलाइन जो है ये पिछले साल आए हैं, और इसका मकसद ही यही है, इसकी रीजन लोगों के पास पैसा जो था वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब उनको समझ आ रही है कि मैं 25 करोड़ का कैमरा का लाइसेंस लूं, 10 करोड़ का स्टूडियो का इक्विपमेंट लूं, और फिर मेरे ऊपर उल्टी रेगुलेशंस लग जाए, उसके बाद फिर मैं 1 मिनट की स्ट्रीमिंग कंटेंट ना बना सकूं। वेब चैनल्स के ऊपर या फिर जितना कंटेंट बनाने में मेरे पास एक आज़ादी है वेब चैनल्स पे या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो कहीं नहीं मिल सकती है। सो लोग अब इस चीज को अंडरस्टैंड ज्यादा अरसा नहीं रहेगी आजादी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात मैं तब से सुन रही हूँ जब मैं इस फील्ड में आई थी कि IoT रेगुलेशंस बन रही हैं, पूरी दुनिया में रेगुलेशंस नहीं है। मैंने पर्सनली इसके ऊपर बहुत काम किया है, बेस्ड ऑन माय चैनल। मैंने पेमरा के साथ इसके ऊपर प्रपोजल्स बनाए, उनके लिए प्रपोजल्स बनाए कि अगर आपको किसी किस्म की लाइसेंसिंग चाहिए, PTA को प्रपोजल्स बना के दिए कि अगर लाइसेंसिंग हम चाहते हैं कि हो, आप उसको बैन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी किसी के पास हक नहीं है कि वो ऑनलाइन जाके कोई बात ना करे। आप बना दें कि कौन ऑथेंटिक बात करेगा, कौन नहीं करेगा, और कौन वैसे ही बात कर रहा है, लेकिन आप रोक नहीं सकते। लेकिन आई बिलीव कि पूरी दुनिया में अभी तक इसकी रेगुलेशंस नहीं बन सकी, तो पाकिस्तान तो अभी 60 साल दूर है बाकी दुनिया से। जी अच्छा, शाहिद साहब ये बताइएगा। मैं दोषी भाई एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी बात हो रही थी कि जो एडवर्टाइजर है उसको ये बात समझाना थोड़ी मुश्किल होती है कि किस तरह जो है ना वो अपनी कैंपेन को बेहतर लॉन्च कर सके। मेरी पिछले दिनों एक शख्स से बात हुई, उसने कहा जी मैं न्यूज़पेपर को ऐड दे रहा हूँ 50,000 का। तो मैंने कहा आप ये 50,000 का ऐड न्यूज़पेपर को देंगे तो ये किस तरह आपका मैसेज पहुंचेगा? तो उसने कहा जी मैं जब ऐड दूंगा तो उसकी मैं कटिंग वहां से लेकर मैं अपने डिजिटल मीडिया के जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वहां पे मैं लगाऊंगा तो फिर लोगों तक वो बात पहुंच जाएगी। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अगर आपने वहां पे 50,000 स्पेंड करने के बाद उसकी कटिंग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करके ही उससे फीडबैक लेना है, तो आप सिंपली एक डिजाइन करवा के ऐड इसको आप थोड़ा सा बूस्ट कर लें तो आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा। वो कहते हैं ये बूस्ट क्या होता है ना, फिर उनसे जब बात हुई कहते हैं इसका तो हमें पता नहीं है। तो बेसिकली ना हमें लोगों तक ये चीज पहुंचाने के लिए जरा अच्छे अंदाज में उनको समझाना पड़ता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो बड़ी ग्रोथ है, उसका फायदा भी है। जी ये जी बिल्कुल। बख्तावर आप वो साथ कमेंट्स का अगर जवाब दे दे, बहुत से स्टूडेंट्स जी मैं बिल्कुल, मैंने एक फ्रीलांसर के ग्रुप में भी शेयर किया था। वो मुझसे पूछा कि फाइवर गिग्स कैसे बनाई जा सकती है अच्छी। ऑनेस्टली मैंने ये शाहिद साहब की तरफ अगर सवाल लेके चलूं तो आप तब तक उनको कमेंट्स का जवाब देते थे। शाहिद साहब ये बताइएगा कि जो इन्वेस्टर है उसको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से शिफ्ट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सोशल मीडिया की तरफ आ गया, इन्वेस्टर को इस बात की समझ नहीं आ रही, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, उसको खौफ किस चीज का है सोशल मीडिया से?
सर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कंटेंट नहीं है। देखिए किसी भी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट तब आया करती होती है कि जब वहां पर कोई एक्चुअल इंडस्ट्री हुआ करती है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया की जो इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो सकती। आप इंडिया में देखें तो एक बहुत बड़ा जहान है सोशल मीडिया का, बहुत बड़े ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। और आप देखिए कि जो बॉलीवुड है, जो उनका मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उससे अच्छा कंटेंट, उससे अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो बना रहे हैं। जो मतलब गली मोहल्ले के लड़के हैं वो एक क्रिएटिव चीजें निकाल रहे हैं, जेन्युइन चीजें निकाल रहे हैं। इवन जो लिटरेचर है उसके अंदर जेन्युइन चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे निकल रही हैं। जबकि जो खुद बॉलीवुड सिनेमा है वो हॉलीवुड से कॉपीज चीजें निकाल के बना रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट तब आया करती होती है जब आपके पास कंटेंट हो। आप मुझे बताइए कि आपको आखिरी बार आपने कौन सा जो वेब सीरीज होती है जिसको आप वेब ड्रामा कहते हैं, आपने वेब सीरीज आखिर में पाकिस्तान की कौन सी देखी थी? पाकिस्तान ने अभी तक मतलब मुश्किल से 2 या 3 वेब सीरीज बनाई होंगी, मतलब अभी तक आपके ड्रामे वहां चल रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने आखिरी बार पाकिस्तान में अच्छा क्रिएटिव एड कब देखा था? आप नहीं बता पाएंगे। अच्छी क्रिएटिव वीडियोस कौन सी देखी थी? नहीं बता पाएंगे। आपकी वीडियोस बन रही हैं या नासिर खान जान की बन रही हैं या मथीरा की कोई हिट हो जाती है, मतलब आपके पास फिलहाल इस तरह का कंटेंट है। तो ये जब इन्वेस्टमेंट तब आया करती है जब आपकी इंडस्ट्री हुआ करती है, जब आपका कोई कंटेंट हुआ करता है जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा सके। देखिए जब एक फिल्म बनेगी सोशल मीडिया की, जैसे हॉलीवुड में हमारे पास नेटफ्लिक्स है, अच्छा उसके बाद प्राइम है, एप्पल की ऐप है, यूट्यूब की अपनी स्ट्रीमिंग है जिसके ऊपर प्रोडक्शन होती है और फिर इन्वेस्टर उसके ऊपर आता है, लोग उस चीज को सब्सक्राइब करते हैं। मैं खुद नेटफ्लिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड मुमकिन है कि आप तीनों में से भी कोई इस्तेमाल कर रहा हो नेटफ्लिक्स। अच्छा, अब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आती है। अब होता क्या है कि इंडिया है उसके पास Z5 उनके पास ऐप है, इस तरह की दूसरी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं जो बनी हुई है जिनके ऊपर ऑडियंस आती है, जिसके ऊपर कंटेंट जनरेट होता है और उसके ऊपर सब कुछ होता है। पाकिस्तान में आपको हार्डली कोई ऐप्स मिलेंगी, हार्डली कोई ऐसे पोर्टल मिलेंगे जो काम कर रहे हैं। जो मुझे याद पड़ते हैं कराची से 1-2 चैनल है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब वो कराची से 1-2 हैं, एक आध इस्लामाबाद से तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन एक आध लाहौर से। सो कुल मिलाकर 2 से 3 ऐसे ग्रुप हैं, 2 से 3 ऐसे, मतलब अगर आप उनको गिनती उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जो लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स की बात की जाए या प्रोड्यूसर्स की बात की जाए या जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और वो सब के सब जो है वो स्पॉन्सर ले रहे हैं, मतलब उनको टोयोटा पेप्सी तक स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप उन ब्लॉगर्स के मुझे कहेंगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा उनको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इन्वेस्टर उनके पास है, उनको वीडियो के लिए मतलब खुद से वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये है कि ये इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। लोगों को ये सेंस अभी तक नहीं आई कि आप आगे तब बढ़ते हैं कि जब इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। अकेला आगे बढ़ना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता होता, एक स्टार बन जाता होता है, लेकिन वो प्रॉपर जब लोग फ्लरिश करते हैं वो तब फ्लरिश करते हैं जब इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। इंडस्ट्री तब फ्लरिश करती है कि जब लोग आपस में कनेक्शन रखते हुए काम करते हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं कि दोषी भी आगे चलेगा, बख्तावर भी आगे चलेगी, एजाज साहब भी आगे चलेंगे, और हम लोग तीनों आपस में एक नेटवर्किंग करते हुए काम करें। ऐसा ना करूं कि आपकी टांग खींचूं और मैं पॉपुलर हो जाऊं। सो पाकिस्तान इस हवाले से बदकिस्मती से जहनी थोड़ा सा, जिसे आप कहिए कि शऊरी या फहम के मामले में थोड़ा सा नीचे है। खैर काफी नीचे है, लेकिन मैं बहरहाल कह रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे है। इस वजह से वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, वो कंटेंट जनरेट नहीं कर पाते। जब कंटेंट जनरेट नहीं होगा तो इन्वेस्टर कहाँ पर आए? हवा में तो नहीं आएगा ना। आवाज मेरी आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो इन्वेस्टर है या कोई भी है वो हवा में तो आके पैसे नहीं लगाएगा। जब कंटेंट बन रहा होगा तो उसके ऊपर इन्वेस्टर जरूर आएगा। जी दोषी भाई आवाज आ रही है आपकी? जी। अच्छा, शाहिद साहब की वॉइस से ब्रेक हो रही है। अच्छा, एजाज साहब, जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर को अभी तक ये मालूम नहीं हो पा रहा या वो रिलाई नहीं कर रहा, तो उसे आप ये बतला दें, शाहिद साहब की बात को अगर सेकंड करें तो उनको अवेयरनेस कौन देगा? मतलब देना तो अब किसने अवेयरनेस देनी है वो बताएं। देखिए अवेयरनेस जो है वो तो जिस तरह आज हम बैठे हैं ये बातचीत कर रहे हैं, इब्तदा तो किसी भी चीज़ की, आइडिया की, किसी भी बड़े थॉट की इसी तरह शुरू होती है कि अब आप बैठ के जब बात करते हैं, अब हमने बात करना शुरू किया है, इसको लोग सुनेंगे। दूसरी बात उन्होंने की नेटवर्किंग। हमारा जो सबसे कम फोकस है वो नेटवर्किंग पे है, जिसका सबसे ज्यादा हमें फोकस अपनी नेटवर्किंग पे करना चाहिए कि जो रेलेवेंट लोग हैं वो आपस में मिल के काम करें, बजाय इसके कि हम कंपटीटर बन जाएं। ये हमारा मसला है। जब हम इस मसले को सॉल्व कर लेंगे कि हम कंपटीटर ना बने, एक दूसरे के हेल्पर बने, एक दूसरे के मावन बने, तो जब ये बन जाएंगे तो हम सब ही इस मसले को हल करेंगे और बाहर से तो आके किसी ने हल नहीं करना।
और दूसरी बात ये है कि जैसे शाह साहब के आने से पहले भी तो यही बात हो रही थी कि हमने एक जो माइंड अपना बना लिया है कि अगर कोई एक जर्नलिस्ट है, कंटेंट क्रिएटर है, उसके दिल में यही बात है कि जी वो अगर किसी जगह पे खबर प्रेजेंट कर देता है, एक रिपोर्ट कर देता है, तो यही एक चैनल बनाने का मकसद है। आप यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, तो एक खबर की रिपोर्ट करके वो समझता है कि मेरा अपना काम, इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, ना इसकी कोई मार्केट है, ना इसके ऊपर कोई आपको इन्वेस्टर आपके लिए इन्वेस्ट करेगा। आप यूनिक कंटेंट क्रिएट करेंगे, कोई अच्छा आइडिया लेके आएंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे। शुरू में कुछ लोगों ने जिन्होंने किया उनको मुश्किल आई है, लेकिन उसके बाद अब अदारे एडवर्टाइजर उनके पीछे हैं, उनको किसी के पीछे नहीं जाना पड़ता, उनको मार्केटिंग के लिए मारे मारे नहीं फिरना पड़ता। एडवर्टाइजर उनको खुद आगे कहते हैं कि आप हमारे लिए यह काम करें। अगर इजाजत हो तो मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूं यहाँ पे, इजाजत साहब आपकी इजाजत से मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूं। सर ये जो पूरा एक, जिस तरह आप इजाजत साहब ने कहा कि जो वो खबर से मुझे उनकी याद आया कि यहाँ पे हर आदमी चैनल बना के तो खबर देना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद मैं अपनी गुफ्तगू में जो है वो मिस कर गया था। मैंने अर्ज किया था कि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रही। आप ये नहीं बता सकेंगे कि आखिरी बार आपने कौन सी अच्छी क्रिएटिव पाकिस्तान की देखी थी। सो प्रोडक्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज करें उसको प्रोड्यूस करें। ये नहीं है कि एक फ्रंट कैमरा लगा के तुम्हें सामने बैठ गया, मतलब ये ठीक है, हम अपनी जो एक जमालियाती हिस्सा है उसकी तस्कीन के लिए जो है ना अपनी एस्थेटिक सेंस को मतलब सुकून देने के लिए हम कर सकते हैं कि कैमरा लगा के तो कोई बात कर दी या कोई शेर सुना दिया, कुछ भी कर दिया। लेकिन कंटेंट आप उसको कहते हैं, कंटेंट से मुराद ये हुआ करती है कि आप एक एक्चुअल कोई चीज है उसको प्लान करते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, फिर उसको शूट करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बना के तो आप उसको अपलोड करते हैं। मतलब कोई गाना होगा, कोई फिल्म होगी, कोई ड्रामा होगा, कोई मैसेज होगा, कुछ भी होगा, व्हाटएवर, लेकिन वो एक प्रोड्यूस हुई हुई चीज हो। वो ये नहीं होगा कि आपने कैमरा लगाया और बताया नहीं कि आज ये खबर मैं दे रहा हूँ ना, मतलब तो ये इससे मुराद ये नहीं है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, तो ये मेरा पॉइंट था कि प्रोडक्शन होनी बहुत जरूरी है। ये एजाज साहब आप कंटिन्यू कीजिए। जी एजाज साहब, जी एजाज साहब ये बतलाएं कि हुकूमत यकम रमजान से एक ड्रामा है वो उसको डब करके वो पीटीवी से ऑन एयर करने जा रही है, तो क्या वजह है हमारे यहाँ डबिंग क्यों नहीं हो रही? डबिंग मास्टर कहाँ चले गए? या ये कह लीजिए किड्स के प्रोग्राम में हम कार्टून्स भारत के उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं इसको यहाँ पे डबिंग कर सकते? क्या वजह क्या है? जी वही वजह जो शाहिद भाई ने भी बताई है कि ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम है और इन्वेस्टर जो है वो अभी ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं है, और हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी अभी, ऐसी टीमें या ऐसे बड़े अदारे नहीं बन पाए जो उनको कायल कर सके कि आप इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो यही वजह है कि हम बना बनाया एक जो आसान काम है, बनी बनाई प्रोडक्ट, जैसे शाहिद भाई भी कह रहे थे कि कंटेंट को प्रोड्यूस करना, हम उस झंझट में पड़ते ही नहीं है। हम कहते हैं कि बनी बनाई चीज मिल जाए, उसको आसानी के साथ हमने डबिंग की, यानी कि जो बच्चों का भी जितना कंटेंट आ रहा है पाकिस्तान से तो नहीं आ रहा, मोस्टली सारी चीजें आपकी दीगर कंट्री से, हमारे हमसाया ममालिक से आ रही हैं, कुछ मलेशिया से आ रहा है, कुछ तुर्की का काम है, तो हमारा अपना तो कोई भी नहीं है, अगर है भी तो वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर, उससे भी कम है बल्कि उसकी रेशो। तो डबिंग हम इसलिए करते हैं कि ये आसान है, सस्ता काम है, तो हम जो कंटेंट बना होता है उसको डब कर लेते हैं। अपना प्रोड्यूस करना मुश्किल है, तो मुश्किल काम जाहिर है हम अभी उसमें करेंगे, लेकिन 10 साल बाद जब सारे लोग कर लेंगे। नहीं, ये इसमें अर्ज ये है कि ये डबिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप दूसरा जो मुल्कों का जो कंटेंट हुआ करता है उसको आप डब करते हैं। ये जो जिस ड्रामे की आप बात कर रहे हैं, गालिबन विलिस अर्तगरुल की आप बात कर रही हैं, तो वो पीटीवी ने अभी उसको उसकी डबिंग किया और वो बहुत अच्छी डबिंग हुई है, मेरे मतलब सामने ही वो डबिंग होती रही है, तो बहुत अच्छी डबिंग हुई है। किसी भी दूसरे मुल्क को या दूसरे जो किसी दूसरे कल्चर का जो कंटेंट हुआ करता है, ये नॉर्मल चीजें हैं, दूसरे कल्चर्स के अंदर वो चीज डब हुआ करती होती है। और जहां तक प्रोडक्शन की बात की है, तो मैंने प्रोडक्शन में जैसा एक जो बात मैंने अर्ज की थी वो ये थी कि मैंने ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं की कि उसके लिए कोई बड़ा ऑर्गेनाइज कोई इदारा आएगा या कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा। मेरे नजदीक इस फील्ड के अंदर इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है। एक सेल फोन से आप एक बहुत अच्छी वीडियो, एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, लोगों ने बनाई है, बहुत पाकिस्तान में भी बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। तो मेरी गुजारिश अपने तमाम सुनने वालों से ये है कि अगर आपके पास एक सेल फोन है, और आजकल सेल फोन की जो है वो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती है, सो आपको सिर्फ जो है वो जरूरत इस, और आप सॉफ्टवेयर भी आपको इजीली अवेलेबल है जो आपको एडिटिंग वगैरह उसमें कर देते हैं। आप यूट्यूब से एडिटिंग भी सीख सकते हैं। मैंने किसी से एडिटिंग नहीं सीखी, मैं प्रीमियर यूज कर सकता हूँ, मैं फिल्मोरा यूज कर लेता हूँ, मैं फोटोशॉप यूज कर लेता हूँ, मैं मोबाइल के काफी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेता हूँ, किसी से नहीं सीखा, यहीं से देखा। सो आप ये सीख सकते हैं अगर आपके अंदर विल है। इफ देयर इज विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर विल है सीखने की तो आप वो काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसको इवन आपको अपना आइडिया भी नहीं चाहिए। आप मंटो का एक ड्रामा पढ़ के तो उसको भी कर सकते हैं। जी बख्तावर, आप जी, मैं इनके स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये बात करना चाहूंगी कि
सिटीजन जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट जो है ये इवॉल्व पहले भी हुआ था और अभी दोबारा भी होना चाह रहा है कि हो जाए, लेकिन लोगों के अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का मसला है। सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग अपने देते हुए, इंस्टेड ऑफ हैविंग योर ब्यूरो ऑफिसेज, सारे सिटीज के अंदर आप अपने पहले ऑफिसेज बनाए, रिपोर्टर्स हायर करें, आप हर सिटीजन को इतना एम्पावर कर देते हैं कि वो आपके लिए कंटेंट बनाए और कंटेंट शेयर करे। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए हमने अपने कंपनी के थ्रू भी काफी यूनिवर्सिटीज को ट्रेनिंग्स दी हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि अपने सिंपल से एक मोबाइल फोन को यूज करते हुए आप 4 दिन के अंदर एक एक्सपर्ट नहीं तो एक अच्छे मीडियोकर कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं। उसमें अगेन जिस तरह शायद ने बात की कि वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करना नहीं होता, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग इन्वॉल्व है, उसमें आपकी प्रोडक्शन, इट्स अ ह्यूज जॉब, इट्स अ जॉब ऑफ एफर्ट्स। इट्स नॉट अबाउट कि आपने टाइम लगा लिया इसके ऊपर, आपने अपने एफर्ट्स करने हैं। अगर आपने स्क्रिप्ट लिखना है तो उसके ऊपर मेहनत करनी है, उसके बाद एडिटिंग करनी है तो उसके ऊपर मेहनत करनी है, उसको शूट करना है उसके ऊपर मेहनत करनी है, और उसके बाद फिर बात आ जाती है इसकी पोस्ट प्रोडक्शन के बाद इसकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। अगर तो ये गवर्नमेंट लेवल पे हो जाते हैं। जी बख्तावर, इंटरनेशनली हम देखते हैं कि सेल्फी रिपोर्टर का कंसेप्ट न्यूज चैनल ने उठाया इंटरनेशनली। मोबाइल जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट जो है ये बीबीसी कर रहा है, अल जजीरा कर रहा है, लेकिन हम जो है अभी तक जब तक ये मैंने पर्सनल लेवल पे ऑब्जर्व किया कि जब हमारे चैनल्स के रिपोर्टर्स जाते हैं अपने मोबाइल को लेके जिनके हम न्यूज चैनल्स आए हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आपके जितने पॉलिटिशियंस हैं वो उनको इंटरव्यू नहीं देते जी कि बड़ा कैमरा लेके आएंगे तो हम इंटरव्यू देंगे। तो ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट ऑन अ वेरी गुड नोट, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी कि जब हम बात करें कि हमने किस तरह से इसको इवॉल्व करना है, तो एज ए कम्युनिटी हम जब भी बात करते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की या फिर ब्लॉगर्स की या व्लॉगर्स की, वी टर्म देम एज कम्युनिटी। इन लोगों का काम अगेन ये होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर इसमें वही बात है कि एक दूसरे की टांग खींचेंगे कि जी मैंने आगे बढ़ना, मेरी व्यूअरशिप, इतने लिंक्स या इतनी कोलैबोरेशंस कभी हो ही नहीं सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज कर लिया। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी और पिछली गवर्नमेंट के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर ने ब्लॉगर्स या फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बुला के उनसे डिस्कशन की हो कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कैसे बनाना है। सो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, इसने एक प्रॉपर एक मीटिंग हुई है, उन्होंने पाकिस्तान के जितने टॉप ब्लॉगर्स थे उनको इन्वाइट किया प्राइम मिनिस्टर हाउस, और उनके साथ डिस्कशन हुई है कि कैसे हम इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं इस मुल्क की, कैसे हम एफर्ट को एनहांस कर सकते हैं। तो आई थिंक काम शुरू हो चुका है, गवर्नमेंट लेवल पे हो चुके हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हो चुका है। माइंडसेट जो है इट विल टेक टाइम एंड ट्रस्ट मी, ये चीज हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है और उन यंगस्टर्स को सिखाने की जरूरत नहीं जो कि अभी 20 ईयर से कम है। ये हमें उन लोगों को सिखाना है जो हमारी अभी की यूथ है, जो कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होगी, जिसको लगता है कि जॉब के अलावा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब नहीं होगी तो हम पैसे नहीं कमा सकते। ये सिर्फ आपकी एक नीयत होती है कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो एक मोबाइल भी काफी, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपके लिए स्टूडियोज और ये कैमरा भी कम पड़ जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स शामिल करना चाहूंगा, फिर एजाज साहब की तरफ चलते। मोहम्मद मुर्तजा अहमद साहब भी हमें कमेंट्स कर रहे हैं, गुलनाज गुल साहिबा हैं, इसके अलावा मारूफ शाह हिदायत साहिर साहब ने भी कमेंट्स किया, मोहम्मद सरवत साहब, दीगर लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। एजाज साहब ये बतलाएं कि बच्चों की जो ऑनलाइन तालीम का जो सिस्टम हुकूमत ने मुतारफ करवाया, कितना जरूरी है कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए, उनको घर में बैठ के तालीम, कितना जरूरी था? नहीं, ये ज़रूरत तो इसकी बहुत है। हम थोड़ी पहले जैसे मैंने कहा लेट हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो टीवी पे शुरू हुआ है ना सिस्टम को, पीटीवी का एक टेली तालीम के नाम से है, उसमें एक चीज़ मिसिंग है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान असाइनमेंट का एक बाकायदा सिस्टम है कि जब आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी असाइनमेंट होती है जिससे बच्चे को मजबूर होके वो सारा लेक्चर गौर से सुनना भी पड़ता है, उसमें से जो सीखने वाली चीज़ है वो सीखता भी है और असाइनमेंट से उसको फिर हल करता है। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है जो टीवी पे चल रही है उसमें असाइनमेंट कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, ये चीज़ मिस है। इसी चीज़ को अगर ऑनलाइन हम जो वेब पोर्टल के जरिए स्कूल मुख्तलिफ कर रहे हैं काम, जूम के जरिए कर रहे हैं, तो इंटरेक्टिव है, वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसका जो है ना मेरे ख्याल में रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि आप एक वन वे ट्रैफिक जो है ना वो पढ़ाए जा रहे हैं, ये नहीं पता कि आगे पढ़ने वाला उसको समझ भी पा रहा है, उसकी कोई असाइनमेंट उसको मिल रही है, उसकी कोई सोल्यूशन के लिए तरफ लेके जा रहे हैं। तो बाकी मजमूई तौर पे ये ठीक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा
इस तरफ लेके जाएं। कता कलामी माफ, जूम है या दीगर टेक्नोलॉजी की आप बात करें तो आप समझते हैं कि बच्चों में वो संजीदगी भी है, जैसे एक हॉल में लेक्चर सुन लिया जाता है या बच्चे एक टीचर से खौफजदा होकर कुछ चीज समझ लेते हैं, या आप पे वो पहलू तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, मतलब गैर संजीदगी जूम से अगर हम बात करें? नहीं, मेरा ख्याल के सब ऐसा नहीं है। मैं अपने अगर आपको पर्सनल घर की बात बताऊं तो पिछले एक हफ्ते में स्कूल की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप बच्चों को थोड़ा एंगेज करें ताकि बच्चा जो जितने भी आपकी क्लासेस के हैं वो थोड़ा सा, तो उन्होंने पिछले हफ्ते जूम तो दूर की बात, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अभी 4 दिन हुए हैं। तो उसमें जब वो टीचर की तरफ से असाइनमेंट आती है, पहले समझाते हैं कि ये आज आपने इस सब्जेक्ट का ये वाला पेज है और इसको इस तरह हल करना है, और हमें उसकी पिक्चर बना के रिप्लाई करें कि आपने इसको सॉल्व कर लिया या नहीं किया। तो 3 दिन हो गए हैं, तो मेरे बच्चे तो बड़े फिक्रमंद होते हैं, वो बाकायदा पूछते हैं कि जी आप हमें मोबाइल दें, आपके मैसेज आया हुआ है, क्या मैसेज आया है, उसको पढ़ते हैं, फिर अपना होमवर्क मुकम्मल करके उसकी पिक्चर बना के सेंड करके नीचे कमेंट करते हैं कि मैम हमने ये काम कर लिया है, बताएं ठीक है या नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सब जगहों पर अगर कहीं कोई गैर संजीदा माहौल है तो हो सकता है कि उसकी कोई सर्टन रीजन हो, लेकिन ओवरऑल बच्चे जो हैं उनको ये एहसास है कि हमने ये काम करना है और इससे कुछ सीखना है। जी, मैं एजाज साहब की जिस चीज में ऐड करना चाहूंगी कि ये जो संजीदगी या फिर गैर संजीदगी है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, ये स्टूडेंट्स की तरबियत होती है। जब हम बात करें, अगर हम मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अब जूम के ऊपर अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ना, वो आपके सामने ऑनलाइन थे, वो म्यूट करके अपने 100 काम कर सकता है, लेकिन जैसे एजाज साहब ने बताया कि उनके बच्चे जो हैं उनको पता है कि काम मिला हुआ है तो करना है। तो ये चीज हमारी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसमें हम डिजिटलाइजेशन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि इसका कोई फायदा या नुकसान है। जिसने इसका फायदा लेना है उसको फायदा मिलेगा, वो घर में बैठ के, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो उसको हर तरह के कोर्सेज, हर तरह के ट्यूटर्स अवेलेबल है, उसको दूसरे शहर नहीं जाना, उसने हर स्कूल नहीं जाना इतने खतरनाक माहौल में बाहर। तो ये तो एक डिफरेंट बहस है। अब वो मैं चाहूंगी कि हम किसी दिन इसके ऊपर भी डिस्कशन करें कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही कितना बड़ा एक इशू है, कि मुझे नहीं लगता कि किसी को आप लेक्चर दे के इस तरह से किसी को समझा सकते हैं, चाहे इवन क्लासरूम में भी दें, वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और जो आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। सो अच्छा, एक कमेंट्स आ रहा है, हम शाह साहब की तरफ जाते हैं। कमेंट्स एक तो फैसलाबाद से मारूफ शायरा रियाना कमल साहिबा ने मैसेज किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक कमेंट्स ये भी आ रहा है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए जा रहे हैं लेकिन उनका जवाब जो है वो हेरा फेरी में दिया जा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे, कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे कि कंटेंट क्या है। या जी एक बड़ा तवील मैसेज है, अगर बख्तावर भी पढ़ सके तो उस पर अच्छा जवाब दे दें। शाहिद साहब आप बताएं, बुनियादी तौर पर जानना ये चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक शख्स कुछ नहीं है और वो फर्स्ट टाइम वहां पे दाखिल हो रहा है इस सिनेरियो में, तो कैसे क्या काम करे, कंटेंट उसको समझ नहीं है, अगर वो जर्नलिज्म से नहीं है तो वो कैसे इस चीज को मैनेज करे? जिन्होंने ये मैसेज किया उनका नाम क्या है? जी अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं चूंकि ऑन एयर नाम नहीं मेरे पास कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं इसलिए आपसे जी मेरे पास भी असल में शो नहीं हो रहा। अब वो अगर आप उसमें जाएंगे सेल फोन में तो जरूर मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। प्लस आप शायद साहब जी बुनियादी तौर पे ये बताएं कि जी मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल होता है, तो वो कैसे क्या करे, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं नाम इसलिए पूछा था ताकि मैं उनको मुखातिब करके बात कर सकूंगी। ये वाकई हमसे ये शायद ये कोताही हुई और मैं ये समझ रहा था कि आप लोग मेरे आने से पहले ये चीज डिस्कस कर चुके होंगे। असल में क्योंकि हमारा मुद्दा असल में यही था तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। बहरहाल देखिए मैं इस हवाले से अर्ज कर देता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर जी ये अगर आप कोई भी हैं, आपका ताल्लुक सहाफत से है नहीं है, आप अदब से ताल्लुक है नहीं है, आप एजुकेशनलिस्ट हैं, आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, आप फूडी हैं, आप मतलब घूमते फिरते हैं, कोई भी आपके पास है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपको अपनी नीश डिफाइन करनी है। जो पुराने वक्त में और आज के दौर में जो सबसे बड़ा फर्क है, जो बुनियादी नुक्ता है, अगर मेरी आवाज ब्रेक हुई तो मुझे बता दीजिएगा, जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि पहले आपके पास एक वाइड वैरायटी हुआ करती थी। यानी आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में जो है वो 10 लाख उसकी आबादी है उस शहर की, तो आप जो भी चीज बना के उसको प्रमोट करते थे, उसका बैनर बनाते थे और उसको गली के नुक्कड़ पे लगा देते थे या रोड पे लगाते थे, तो वो अब पूरी आबादी के लिए हुआ करता था। यानी कि 20,000, 25,000, 20 लाख, 25 लाख जितनी भी उस इलाके की आबादी है, आप उस सबको वो ऐड दिखा रहे हैं। चाहे वो 12 साल के बच्चे के लिए आपने बनाया है, चाहे वो 62 साल के बंदे के लिए आपने बनाया है, लेकिन आप दिखा सबको रहे हैं।
हालांकि अगर आपने एक चीज बनाई है और वो आपने जो बनाई है वो किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए या किसी स्पेसिफिक जो मुआशरे का कोई एक खास तबका है उसके लिए आप बना रहे हैं, तो लेकिन आप दिखा रहे सबको हुआ करते थे, जबकि सबको दिखाने की उसकी जरूरत नहीं है। आपने वो चीज अपने उसी मखसूस तबके को दिखानी है, उसी मखसूस ग्रोह को दिखानी है जो उसका खरीदार है या जो उसका देखने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपनी नीश डिफाइन करनी है, आपको अपना जॉनर डिफाइन करना है। वॉइस ब्रेक हो रही है, आई थिंक सो। जी आप दोषी साहब, उनका जो क्वेश्चन है जी जी आप उनका क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लीजिए पहले। वो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये है कि एक कंप्लायंस के बारे में बताएं कि कौन सा कंटेंट हम यूज कर सकते हैं, कौन सा कंटेंट लीगल है और कौन सी लगाने का फायदा भी है कि नहीं है। हम उन वीडियोस स्टोरी मैसेजेस की बात नहीं कर रहे, जो आपने बात की ना कि अच्छी प्रोडक्शन में ख्याल में उनको उससे रेलेवेंट कंटेंट चाहिए कि अच्छी प्रोडक्शन के लिए किस तरह से काम शुरू करना है और किन चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं और कौन सी हमें नहीं करनी है। ठीक, देखिए मैं ये जो इस सवाल के जवाब में भी सबसे पहले ये बात आएगी कि आपको नीश डिफाइन करनी है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए इस वक्त हम सबको मालूम नहीं है, आप लोगों को, बल्कि आप लोगों को तो पता होगा, जो सुनने वाले हैं उनके लिए जो सबसे टॉप कंटेंट चल रहा है वो क्या है, वो फैशन और जो ब्लॉगिंग है या जो कॉस्मेटिक है, ये सबसे टॉप के ऊपर आती है ये चीज, यानी इसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। यानी कि आप जो खरीदारी करते हैं फैशन की, परफ्यूम्स वगैरह की, इस चीज की, कॉस्मेटिक्स की, लिपस्टिक वगैरह, ये सबसे टॉप कंटेंट पे आता है फेसबुक वगैरह पे। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है होटलिंग और फूड वगैरह, यानी जो फूड से रिलेटेड कंटेंट है, जो होटलिंग से रिलेटेड कंटेंट है, वो टॉप ट्रेंड के ऊपर आता है। ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैं आपको इन जनरली ये बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका ये जिस चीज से हम लोग में या दोषी साहब ताल्लुक रखते हैं, ये बहुत दूर जाके कहीं आता है, जो लिटरेचर है या जो शायरी है, ये बहुत नीचे इसकी बारी आती है। अच्छा, इसके बाद ऊपर उसके बाद आता है जी एक मेडिसिन का जो शोबा है, ये बहुत टॉप कंटेंट में आता है, यानी इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस मौजूद हुआ करती है। अच्छा, उसके बाद ये एंटरटेनमेंट के अंदर आपकी एक इंफोटेनमेंट है और एक एंटरटेनमेंट है, ये आपका बहुत टॉप कंटेंट में आता है आपका। सो आप अपनी नीच डिफाइन करेंगे कि आप इस सारी फहरिस्त में आप किस जगह पे खड़े होते हैं, आप कौन से कंटेंट के आदमी हैं, कौन सा कंटेंट आप अच्छा बनाते हैं। अब उस कंटेंट की फॉर्म्स हैं कि वो कंटेंट किस फॉर्म में बनता है, आया वो नसर की फॉर्म में बनता है, यानी कि वो एक स्टैटिक कंटेंट है, या फिर वो कोई ड्रामाई कंटेंट है कि जिसको पिक्चराइज करना पड़ता है। सो उस कंटेंट की, या इन दोनों के अलावा कोई तीसरी फॉर्म है उसकी, या कोई चौथी फॉर्म है, तो उस कंटेंट की फिर आपको फॉर्म डिफाइन करनी पड़ेगी। पहले आपने क्या किया, पहले सतह के ऊपर आपने एक कंटेंट की जॉनरे सेट की, आपने एक जॉनरे सेट की। आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि टॉप कौन सी है। कुछ मैंने आपको बताई है, फूड है, कुछ आपको मैंने बताया है कि जी वो होटलिंग है, उसके अंदर उसके बाद शॉपिंग है और ऑनलाइन बाइंग है, सेल एंड परचेज है। सेल एंड परचेज की बहुत ज्यादा मांग है जो फेसबुक वगैरह उसके ऊपर है। अच्छा, उसके बाद जो है वो रिव्यूइंग है, मतलब पेंट है, बहुत कुछ है उसके अंदर। सो पहले तो आप इन सारी में से आप डिफाइन करेंगे, तो आपको पता चलेगा जी कि इसकी इतनी ऑडियंस है, इसकी इतनी ऑडियंस है, इसके इतने देखने वाले हैं, इसकी इतनी व्यूवरशिप है। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि अच्छा ये एक सेक्टर मैंने डिफाइन कर लिया है, अब इस सेक्टर के अंदर मैं इसको थोड़ा सा और बी प्रिसाइज, ये मेरा मशवरा है आपसे कि बी प्रिसाइज अबाउट योर कंटेंट। वेग कंटेंट मत जनरेट करें, यानी ऐसा मत करें कि एक प्रोफाइल बनाएं, उसके अंदर आप शायरी भी कर रहे हैं, उसके अंदर आप गाने भी गा रहे हैं, उसके अंदर आप चीजें भी बेच रहे हैं, उसके अंदर आप पेंटिंग भी कर रहे हैं, यानी सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। इस तरह करने से आपका जो देखने वाला है वो स्कैटर होगा। शायद मैं मुकम्मल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो, मैं इसको 2 मिनट में मुकम्मल कर। एक सेकंड, आप अगर एजाज साहब की तरफ हम लास्ट मूवमेंट में जाएं, क्योंकि इसके बाद वो बिल्कुल निकलना चाहेंगे, एक जगह उनकी कमिटमेंट है। तो एजाज साहब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं बेसिकली यही सबसे अहम बात है, और इस पे हमने थोड़ा सा शाहिद साहब आपके आने से पहले थोड़ा सा डिस्कस किया भी था, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं किया था। हमें सबसे पहले कंटेंट के हवाले से जो चीज़ें इन्होंने बताई है, मैं उसी को सेकंड करता हूँ। तो उस पर अगर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट भी बनेगा और उससे फायदा भी होगा। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी एजाज साहब हमारे साथ जा चुके हैं, लेकिन शाहिद साहब और बख्तावर यहाँ पे मौजूद है। जी शाहिद साहब आप कंटिन्यू कीजिए। शायद सर अब उनको इसको भी कंटिन्यू करें। जो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं, अगर कोई ड्रामा है और उसको यूज करते हुए हम उसी की एक रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं, तो ये लीगल है या नहीं है? ये एक और क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा पहली ये तो इसका तो शॉर्ट आंसर है, वो बिल्कुल लीगल है जी। अगर आप उसको दोबारा अगर आपकी इस बात से मतलब ये कि आप उसको दोबारा बनाना चाहते हैं, जी रीमेक करना चाहते हैं, हाँ ये बिल्कुल लीगल है। हाँ बिल्कुल, आप एक चीज का बिल्कुल रेप्लिका बना दें, ये बिल्कुल लीगल है। आपको सिर्फ क्रेडिट देने हैं। मिसाल के तौर पे एक मूवी है जॉन विक, कियानू रीव्स की एक मूवी है जॉन विक,
आप उसको एज इट इज बना दें, दोबारा आप उसका पाकिस्तानी वर्जन बना दें या उसका आप वही अंग्रेजी वर्जन दोबारा बना दें, आपको सिर्फ क्रेडिट देने हैं कि ये महफूज है, यानी कि ये आपने उस फलां जगह से ये ली है। ये इसकी बहुत सी मिसालें आपके सामने मौजूद है। खैर अगर आप उसको क्रेडिट नहीं भी देते तो आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कॉपीराइट कोई ऐसा वहां पर है नहीं, लेकिन पाकिस्तान वगैरह के अंदर इस तरह से नहीं है। बॉलीवुड तो मतलब ये कैजुअली ये काम करता है, लेकिन आप जो एथिकली आप इस बाउंड है कि आप ये वाला काम करें, आप उसको उनके उसका क्रेडिट्स दें। अच्छा, अब आपने नीश डिफाइन कर दिया कि मैं ये काम करूंगा और ये मेरी ऑडियंस है, तो उस ऑडियंस को प्रिसाइज करें, उसका सेक्टर ढूंढने की वो ऑडियंस कौन सी है, वो जो भी चीज आप बेच रहे हैं, जो भी चीज आप जो है ना वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, बेचने का लफ्ज शायद गलत होगा, तो जो भी चीज आप बना रहे हैं जिसके अंदर आपकी दिलचस्पी है, उसको कौन सी उम्र के लोग ज्यादा सुनेंगे, ये चीज इसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस को टारगेट करना, आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे, उसका सेक्टर डिफाइन करेंगे, वो कौन सी एज के ग्रुप के लोग होते हैं, वो कौन से एरिया के लोग होंगे, वो किस मतलब अगर वो जेंडर वाइज, अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जो जेंडर वाइज भी अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर मेकअप है तो ऑब्वियसली वो उसका रुझान ज्यादा खवातीन की तरफ होगा, या कोई इस तरह की चीज है जो मेल ओरिएंटेड है तो वो उसमें मेल का अगर ज्यादा है तो आपको वो डिफाइन करना है। तो इस तरह करके आप उसको नैरो डाउन करते जाए आप अपनी जो भी चीज बना रहे हैं। सो आप इस तरह करते करते मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपका एक जो है वो लाइटिंग के अंदर हो, आप जो है वो मतलब एक लाइटिंग बहुत अच्छी करते हैं या आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो अब आप देखेंगे, आप जब लाइटिंग के बारे में सोचेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो लोग मीडिया से रिलेटेड होने चाहिए, या किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया से या रिलेटेड हो, या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड वो लोग होंगे। तो आपने नैरो डाउन कर लिया है कि आपकी ऑडियंस वो लोग हैं जो किसी ना किसी हवाले से, प्रोडक्शन से, कैमरे से और इस तरह के लोगों से जिनका आपका ताल्लुक है, तो आप उनको मुखातिब कर रही हैं। सो इस तरह का आप एक अपना पेज बना लीजिए। और एक टिप दे रहा हूँ, ये बिल्कुल एक आप समझ लीजिए कि एक्सपर्ट की टिप आपको मैं दे रहा हूँ, और वो टिप ये है कि नए प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाइए, एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म्स की तरफ मत जाइए। फेसबुक बहुत पुराना और बहुत एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े जो है वो लोग, मतलब मार्केट सेट हो चुकी है, मार्केट ने अपने अप्स एंड डाउन देख लिए। अब मार्केट के अंदर बहुत नॉर्मल और जिसे आप बोलते हैं कि मिनिमल चेंजेस होती हैं, बड़ा चेंज इस मार्केट के अंदर नहीं आता। सो आप उन जगहों पे जाइए जहां पे नई मार्केट सेट हो रही है। मिसाल के तौर पे कोई नई ऐप आई है, लाइकी वगैरह आई है, लाइकी वगैरह भी खैर पुरानी होगी है, या इसके मध्य मुकाबले जो नई ऐप्स आ रही हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस ऐप के अंदर, किस नए प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल है, उस ऐप को ज्वाइन कीजिए। जैसे टिकटॉक नया आया था तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे, मतलब इवन मेरा भी इस पे अकाउंट नहीं है, तो मतलब बहुत से लोग इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे थे और इसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मतलब इंस्टाग्राम या जो स्नैपचैट तो एक तरफ के, मतलब कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता था, फेसबुक तो बहुत दूर है, लोग इसको स्नैपचैट के मुकाबले में भी नहीं सोच सकते थे, और अब ये फेसबुक के बराबर खड़ा हुआ है। इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो फेसबुक से बहुत ज्यादा है, मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रैफिक के मामले में ये फेसबुक को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट था। तो अगर आप इसी तरह से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कौन सा नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, और उस नए प्लेटफॉर्म में जाके आप इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ज़ूम ने आते साथ ही अपनी जगह बना ली। जी बिल्कुल, देखिए ना, ये कोरोना जब आया तो इस कोरोना के अंदर जूम और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स की जितनी भी चीजें थी जहां पे लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में इकट्ठे बैठ सकते थे, फेसबुक ये ऑप्शन नहीं दे रहा था, तो लोग ऑल्टरनेटिव की तरफ चले गए। तो अगर इस वक्त में कोई शख्स ऐसी ऐप निकाल रहा है, आप इसकी बहुत बड़ी मिसाल नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स जब आया तो लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि व्हाई वुड एनीवन पे, मतलब व्हाई वुड एनीवन वुड पे फॉर वाचिंग मूवीज, मतलब क्यों कोई आदमी फिल्म देखने के लिए या ड्रामा देखने के लिए पैसे देगा। लेकिन वो लोग आए, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और उसके बाद अब मतलब पूरा हॉलीवुड जो है वो चेंज हो गया। डिज्नी ने जो है वो राइट्स ले लिए मार्वल के, और अब वो अपनी जो है वो उसने ऐप बना ली है। दूसरी तरफ एप्पल ने अपनी एक ऐप बना ली, यूट्यूब ने अपनी प्रोडक्शन निकाल दी, ठीक है, फेसबुक अपनी प्रोडक्शन निकाल चुका है, फेसबुक के अब ड्रामे बन रहे हैं। तो ये सब कुछ मार्वल के नेटफ्लिक्स के आने के बाद हुआ। अच्छा, इसी तरह आप जी बख्तावर ये बतलाइएगा कि जैसे हम ये देखते हैं कि फेसबुक के अंदर अक्सर ग्रुप बने हुए हैं जिसके अंदर खवातीन अपने ड्रेस बेच रही होती हैं, ऑनलाइन जो शॉपिंग है या बाइंग है उसका सिलसिला शुरू होता है। लेकिन इसमें बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत सी ऐप्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी के हवाले से वो बड़ी मुतनाज़ा सी हैं, या उनकी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से लोग सोशल मीडिया पे यकीन नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं करते चीजें परचेज करने के लिए। तो वो कितना मार्केट को नुकसान दे रहा है। ये आई वुड ऑनेस्टली से कि मैं भी इस चीज की विक्टिम बन चुकी हूँ। काफी सारी ऑनलाइन परचेजेस मेरी बहुत अच्छी निकली, और काफी सारी जो है उसमें मुझे फ्रॉड्स वगैरह भी हुए, करना पड़ा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन सेलिंग और इस तरह के ऑप्शंस,
कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करें जो मिडिल ईस्ट ब्यूटी ब्लॉगर्स हो गए, इस्लामाबाद सैलून्स, इस तरह के पेजेस हैं जो कि बड़ी अच्छी ऑडियंस के साथ जो है काम करते हैं। उसमें हर एक फीमेल, हर एक मेंबर के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस ग्रुप में आके अपना अपना जो भी कंटेंट है, वो मेकअप कर रही है वो उसको दिखाएं, वो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही है, वो अपने कपड़े बेच रही है, वो हर चीज अलाउ कर देते हैं। ये काम आ जाता है कि ऑब्वियसली जो उसके ग्रुप के एडमिन्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी जो अपने आप को कम्युनिटी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं या फिर अपने आप को ग्रुप एडमिन्स कह रहे होते हैं, ये उनके ऊपर भी एक चीज आ जाती है। दूसरी अगर बात करें कि इस तरह के फ्रॉड्स तो आपको आपके सामने कोई चीज होगी, दुकानदारों के पास तो ये आर्ट होता है कि आप चीज कुछ और खरीदेंगे, उसके पैसे दे देंगे, आपको घर आएंगे वो चीज तब्दील हुई हुई होती है। सो ये तो एक आपके इंसान की फितरत है, इसको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन परचेजेस करनी है तो हमेशा पेजेस के ऊपर जाएं। जो मैंने कहा कि आपके बिजनेस की ऑथेंटिकेशन होती है कि आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कितने स्ट्रांग हैं, एंड फेसबुक रियली टेक्स एक्शन कि अगर आप बता दें कि एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर फ्रॉड कंटेंट है या उसने गलत बात की है या ऐसे, तो फेसबुक तो आपको उसी वक्त बैन भी कर देता है, नोटिफिकेशन दे देता है। सो अगर किसी ने अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट करना है तो सबसे पहले जाके उसका रिव्यूज चेक करें फेसबुक पे, आप अपने सर्कल में उसको करें। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, सिर्फ बाय एंड सेल के नहीं, लेकिन ये कि परचेजेस से रेलेवेंट भी काफी ग्रुप्स हैं। आप उसमें उनके कमेंट पूछे कि किसी ने ऑलरेडी परचेज कर दिया, अगर एक भी नेगेटिव कमेंट है तो मत खरीदें, बिकॉज बहुत से लोग इसको पैसे दे के भी अच्छे कमेंट्स जो है करवा रहे होते हैं। तो ये मैं ये कहूंगी कि ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आपके अच्छे लग्जरियस ब्रांड्स हैं या फिर जिनकी क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, आप उनकी तरफ जाएं। नए ब्रांड्स को तब तक ना करें जब तक आपको लगे कि आप ये रिस्क ले सकते हैं। और ये रिस्क सिर्फ डिजिटल का नहीं है, ये रिस्क, ये स्पैम जो है ये वैसे भी आपको डेली लाइफ में हो जाता है। अच्छा, गुड। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज है कि जो लोग ये चीजें बेच रहे हैं, जो सेलर्स हैं, मेरा उनको ये मशवरा भी है, उनसे दरखास्त भी है कि बिजनेस बिल्ड करें। आप अगर इस तरह से मतलब एक चीज दिखाकर कुछ और चीज दे रहे हैं तो आप एक बहुत सस्ता सौदा कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, बिजनेस को बिल्ड कीजिए और कस्टमर को बनाइए, इसको बहुत सीरियसली लीजिए और ये बहुत अच्छी चीज है। और साथ में दूसरी एडिशनल बात, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च, आप कुछ भी सीख सकते हैं, यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट टू लर्न, क्योंकि ये बहुत जरूरी अमर है सीखना। आप सीखिए, आप रिसर्च कीजिए उसके बारे में। अगर आपने एक चीज किसी भी पेज से खरीदी है तो उससे ऑब्वियसली और लोगों ने भी खरीदी होगी, और अगर और लोगों ने खरीदी है तो आप उनके रिव्यूज पढ़िए, जैसे बख्तावर कह रही हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप सेलर हैं और आप अब चीज बेचना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो बख्तावर की बात सुन के तेज हो गए हैं, अब वो आपकी बात पे यकीन नहीं करते, वो रिव्यूज देखते हैं, लेकिन आप चीज बेचेंगे तभी रिव्यूज आएंगे, तो आप क्या करें? तो आप अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए आप कंपेन्स दीजिए, आप ऑन स्पॉट पेइंग की ऑप्शन निकालिए, आप वीडियो के अंदर अपनी चीजें दिखाइए कि जी आपको ये चीज हम सेल कर रहे हैं, इसकी ये तस्वीर है, ये इसकी वीडियो है। वीडियो में उसकी थोड़ी ज्यादा अच्छी से पता चलता है कि ये चीज कैसी है। उसका प्रैक्टिकल, अगर कोई वो टेक्निकल चीज है तो उसका प्रैक्टिकल करके दिखाइए, ड्रोन है तो उसको उड़ा के दिखाइए, सेलफोन है तो यूज करके दिखाइए, इस तरह से करके दिखाइए। और ऑडियंस बिल्ड कीजिए, अपनी जो कस्टमर लाइनशिप है, अपना जो बिजनेस है उसको बिल्ड कीजिए। कोई कहीं भी शॉर्टकट के लिए मत जाइए। हम जब ये जैसे बख्तावर बता रही थी कि लोग पे कर देते हैं, तो ये इस तरह का काम, ये बहुत शॉर्ट लाइफ है इसकी, देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो ऑडियंस बिल्ड कीजिए, बिजनेस बिल्ड कीजिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का भी है, हमारे पास बहुत कम फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं जिसमें हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इसलिए रखा जाता है, या फिर पहले वो इसीलिए रखा जाता है ये कि अगर कुछ ऐसे ऑप्शंस हो कि जिसमें आपकी अमाउंट जो है एक थर्ड पार्टी के पास रिजर्व हो, जब वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाए और फिर इसको लिया जाए। सो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स तो वैसे पाकिस्तान में बहुत कम है। हम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के बारे में अगर बात करें तो लोगों को समझ नहीं आता है कि अगर हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है तो उनसे पैसे हमने कैसे लेना है। सो ये एक स्ट्रगल है कि हम उस पे कैसे जा सकते हैं कि चीजों को कैसे ऑथेंटिकेट करना, अगेन दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन डिजिटलाइजेशन का हमेशा फायदा ही होता है। आपको जो चीजें पहले मार्केट में जाके खुद सर्च करनी पड़ती थी वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही होती हैं, और वो काफी कम पैसों में होती है, क्योंकि आपके आने जाने की जो कॉस्ट है वो आपकी डिलीवरी फी से यूजुअली ज्यादा ही होती है। तो इसको एक्सप्लॉइट ना करें। अगेन ऑब्वियसली बिल्कुल शाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करें। हमारे यहाँ पे लोगों को बिजनेस चलाने नहीं आते, उनको लगता है कि जी एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, अगर वो 500 का है तो इसको डबल करके बेच दो। ये नहीं सोचते कि अगर आप उसको कम प्राइस पे देंगे तो एक बंदे ने खरीद लिया, वो डेफिनेटली जो आपकी एक लॉयल्टी लूप है वो डेफिनेटली होगा। वर्ड ऑफ माउथ के बाद दूसरा बंदा किसी को बताएगा, दिस इज हाउ द बिजनेसेस आर रन। इट्स नॉट कि जी एक दफा चीज बेच ली उसके बाद दोबारा आपने नहीं करना।
जी बिल्कुल, इसको आप इस तनाज़ुर में भी देख सकते हैं कि अगर ये मतलब वो प्रिंट मीडिया की शेप नहीं है कि ये अखबार में एक दिन खबर छपी और दूसरे दिन गायब हो गई। ये एक बंदे का दूसरे बंदे से जो राब्ता है, वो कनेक्टिविटी है, वो कायम होती है। वो एक दूसरा शख्स बता रहा होता है कि मैंने फलाँ जगह से प्रोडक्ट लिया। ये आपकी मार्केट जो होती है, इनडायरेक्ट आपकी एडवर्टाइज़मेंट हो रही होती है, तो इस चीज़ को तो मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, शाहिद साहब, इससे अगर थोड़ा-सा मुख्तलिफ सवाल किया जाए, बार्बर शॉप्स भी खुल गई हैं। आप चूँकि जिस इदारे से वाबस्ता है, आपका तो मेकअप फ्री होता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम अभी ये हो रही है कि हम लोग बार्बर की तरफ नहीं जा सकते। तो ये क्या मामला है सर, कि ये आप ये मेरे बाल देख रहे हैं, मैं भी नहीं गया काफ़ी दिनों से बार्बर के पास। गो के कुछ बार्बर शॉप्स गालिबन मेरे ख़्याल से खुल गई हैं, लेकिन मैं एहतियातन जो है वो नहीं गया। और दूसरी जी, बात जी, ये कि वो पिछले 1 मैं भी महीने से जो है ना, इसी वो एहतियात मेकअप अपना खुद हो रहा है, वो ऑफ़िस से मेकअप नहीं हो रहा। अच्छा, अच्छा, आप गुड। मुझे कह सकते थे कि आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है? जी, बख्तावर, ये आप तो बताइए आपका कि हुस्न आप नज़र बिना है। सितार के लिए क्या कर रही हैं? सच बता रही हूँ, कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई है बस, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा बख्तावर, अगर आप एक मैसेज पढ़ सके, मैं शाहिद साहब की तरफ जाऊँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर कमेंट्स बॉक्स में आया, अगर आप देख सकें तो जवाब जी, दीजिएगा उसपे। मैं शाहिद साहब की तरफ भी जा रहा हूँ। शाहिद साहब, ये बतलाएं कि आप थोड़ा-सा इस हवाले से हैं कि ये कितना गैर संजीदगी जो अभी अवाम नास में है, थोड़ा-सा हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया गया है, कुछ टाइम के लिए कुछ शॉप्स खोल दी गई हैं। तो ये आपको ये लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी? कोरोना वायरस जो है, ये पीक पे है अभी या पीक पे जाना है इसने? क्या अपडेट है इस हवाले से? अच्छा, ये एक मतलब बड़ा ही अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल है जी कि ये वाहिद मेरे ख़्याल से ऐसा मौका है कि जब हमें कोई एक्सपर्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर इसका नज़र नहीं आता कि जो ये बता सके कि यार कोरोना जो है वो फैलेगा या ख़त्म होगा या क्या होगा? मतलब अंदाज़े लगा रहे हैं सब, लेकिन कोई भी मतलब फ़ॉर श्योर ये नहीं कह सकता जी कि कोरोना फैलेगा या क्या होगा और ख़त्म हो जाएगा। देखें, वो गर्मी का कह रहे थे, गर्मी आ गई है, लेकिन केसेस स्टिल आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है, वो ये है कि जब आप टेस्ट ही रोज़ में 300 आप टेस्ट कर रहे हैं, तो 300 में से 30 ही निकलेंगे ना। ये मतलब अमेरिका में तो अब एक दिन के अंदर 30-30 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए वो 10-10 हज़ार बंदा निकल रहा है उसके अंदर से, 5-5 हज़ार निकल रहा है। तो वजह पाकिस्तान में जब एक दिन में टेस्ट ही 5,000 या 6,000 होगा, तो उसमें से 50 निकलना है, 100 बंदा ही निकलना है। तो अब जी, जी। मतलब अब ये हम नहीं कह सकते कि ये सूरत-ए-हाल किस तरह से आगे जाएगी। यही किया जा सकता है कि जो मैक्सिमम जो एहतियात है वो की जा सके। अच्छा, यहाँ पर अवाम को जज करने में भी हम लोग थोड़ी-सी ज़्यादती कर जाते हैं। देखिए, मुझे तकरीबन मतलब इस सारे दौर में हमारी जो नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है कि हमें जाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद, यानी कि मैं अपने घर से निकल रहा हूँ ऑफ़िस के लिए रोज़। लेकिन इसके बावजूद बाकी तमाम मसरूफियात के बंद हो जाने से और घर में बिल्कुल महदूद हो जाने से, या अपने इर्द-गिर्द अपने दोस्तों को देखकर कि जिनके जो बिज़नेस हैं वो बिल्कुल मतलब बंद हो गए हैं, और अपने जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, और जो अज़ीज़-ओ-अक़ारिब हैं उनको देख रहा हूँ कि उनके कारोबार बंद हो गए हैं और वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए हैं। तो उनको देख के मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि यार, इससे तो बेहतर है कि ये बाहर निकलें, काम करें, ठीक है ना, कोरोना से एक आध के मरने का खतरा होगा, पूरी फैमिली तो नहीं मरेगी ना। और एटलीस्ट अगर वो कोरोना से मरेगी भी, तो डिग्निटी तो उसके पास होगी ना। अब तो उसके वो मतलब मर भी रही है और उसके पास डिग्निटी भी अपनी लूज़ कर रही है, और उसको किसी के पास जाके माँगने की भी ज़रूरत पड़ रही है। और मतलब तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, और आपको एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, और आप जो है ना वो एक अजीब से कशमकश का शिकार होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी-सी हमें हमें जो है ना वो लीनियंसी दिखानी चाहिए अवाम के रद्द-ए-अमल के ऊपर भी। अगर कोई, आई मैं थिंक ये नहीं कह रहा कि अगर कोई एज़ अ घूमने-फिरने जा रहा है, सोसाइटी, असल में मैं ये हमारा मसला जो है, माशरे का मसला ये है कि हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं कर सकते। बेशक बाहर निकलें, लेकिन इतनी एहतियात कर लें कि वक्त पे हाथ धो लें, या छींक मारते हुए आगे कपड़ा रख लें, मास्क पहन लें, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी भी लोग, मैं आज किसी इंपॉर्टेंट काम के सिलसिले में बाहर गई थी और मैंने देखा कि दुनिया काम कर रही है, लेकिन प्रिकॉशंस हैं। लेकिन मसला ये कि हमें हल्का सा इजी लॉकडाउन दिया गया तो सारी अवाम बाहर आ गई है। जरा सी और लीनियंसी दी जाएगी तो हम लोग छोड़ देंगे इस चीज को, अपने माशरे को बिल्कुल इससे दुरुस्त बात कंपेयर है। नहीं करना। ये इसका तो नहीं, ये हाल है कि पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद बंद हैं, और यहाँ पे जो है वो मसाजिद भी लेकिन खुलेंगी, हमारा यहाँ पे इस्लाम तरावी जो भी है पढ़ी वो जाएगी, तरावीह यहाँ का पे ईद की नहीं नमाज़ भी चाहिए। पढ़ी जाएगी, यहाँ पे जुम्मे शाहिद की साहब, नमाज़ें भी पढ़ी जाएँगी। बिल्कुल, शाहिद साहब, जी, जी। तो सबसे सब पहले तो क्वेश्चंस पे ये आ जाए। जी, जी, क्वेश्चन अगर आप असल में 2 क्वेश्चंस है, वो तो रेलेवेंट है हमारे टॉपिक से। एक मैंने एक क्वेश्चन आया था कि फाइवर के ऊपर गिग्स कैसे बना सकते हैं। सो फाइवर या फ्रीलांसर के ऊपर हम एक वैसे बहुत ईज़ी डिटेल है, आप सेक्शन में यूट्यूब पे रखेंगे। देख लें, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है फाइवर पे जी, गिग जी, वो बनाना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि असल में बेसिकली गोल होता है कि आपने प्रोजेक्ट्स कैसे लेने हैं, तो जी, इसमें सक्सेसफुल गिग्स कैसे बनाने जी, हैं।
जी बख्तावर, फाइवर ठीक पर है, ओके। गिग्स का जो जहाँ तक ताल्लुक है वो उसी से भी आप कॉपी करके अगर आप इतना समझ रखते हैं तो आप, क्योंकि वो उनका गिग्स जो है वो मैचिंग वर्ड्स ही होते हैं, अब 19-20 का ही फर्क होता है, बिल्कुल, आप बिल्कुल। उनको कॉपी मैं करके आप बेसिकली उनको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने प्रोजेक्ट बेसिकली गिग्स बनाना काम नहीं है, बेसिकली कि कैसे अपने क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई करना है कि कंटेंट बना रहा हूँ, आप मुझे ये काम दे दें। मैंने ऑलमोस्ट एक महीना भी अभी मुझे नहीं हुआ, 3-4 हफ्ते हुए मैंने फ्रीलांस वॉइस ओवर्स करना शुरू किए हैं और डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने किया। मैंने फाइवर के ऊपर अपने अकाउंट बनाया था एंड आई डिड नॉट गेट गुड रिस्पॉन्स क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फाइवर या फ्रीलांसर या डिफरेंट अपवर्क के कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें क्योंकि फेसबुक ग्रुप्स बहुत इंटरैक्टिव होते हैं। आप उसमें अपना एक सैंपल जो है उसको अच्छे फॉर्मेट के अंदर अपलोड करें और लोगों को बताएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नीचे आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स आएगा। फिर ये कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, हर गिग में या हर पोस्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है जो आपकी डोमेन या आपकी नीच से रेलेवेंट ना हो। क्रिएट योर क्रेडिबिलिटी कि आप एक काम करेंगे और अच्छा करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली दूसरा रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो एक या तो एडवर्टाइजिंग कंपनी के थ्रू आ रहे होते हैं या फिर कोई ऐसा बंदा होता है जिसने अपने लॉन्ग टर्म में कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं। एक प्रोजेक्ट वो आपको सिलेक्ट करने के लिए देता है। दूसरा क्वेश्चन एक आया था यूट्यूब से रेलेवेंट कि आप जो है टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो वॉइस ओवर्स नहीं कर सकते तो वो टेक्स्ट टू स्पीच जो है टेक्स्ट टू स्पीच को यूज करते हुए ऑडियो देना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, और क्या ये मोनेटाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। होता ये कि वैसे तो देयर इज नो हार्म, ये एक ऐप बनाई गई कि एक आवाज है जिससे आवाज से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को यूज कर रहे होते हैं और बहुत सारी वीडियोस जब इसी फॉर्मेट पे चल रही होती हैं तो हो सकता है चांसेस है कि आपकी वीडियो को भी स्पैम कंसिडर किया जाए। हो सकता है वो चाहेंगे जी इसमें बिकॉज वो स्क्रिप्ट बोली जा रहा है और ऑटोमेटिकली हो रहा है तो इसमें स्पैम के चांसेस एंड दैट कैन अफेक्ट योर मोनेटाइजेशन। सो बेहतर है कि आप अपने सर्कल में जो मैंने आपको जैसा ग्रुप्स में बताया तो बहुत लोग आपको बहुत रीजनेबल इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर वॉइस ओवर्स दे सकते हैं, उसकी तरफ जाए। हर दफा एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को यूटिलाइज करें, आपके पास एक डिफरेंट एक ऑप्शन भी आ जाएगी, आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी वॉइस ज्यादा सूट कर रही है और आपको मोनेटाइजेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब से आपने पैसे भी ऐसी वायलेशंस आती हैं तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, मैं शाहिद साहब का इस पे जवाब चाहूंगा। इतनी बात सिर्फ करना चाह रहा हूँ कि अगर वही काम ऑलरेडी हो रहा है तो आप भी करेंगे तो यूनिकनेस किस कहाँ पे है? जी शाहिद साहब। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी। और ये असल में ये जो सवाल है ना, ये यूट्यूब पे ये बहुत कॉमन सवाल है और मुझसे बहुत ज्यादा ये लोग इस तरह के सवाल पूछते होते हैं नहीं कि वो यूट्यूब पे जो है ना मैंने इस तरह की वीडियो डालनी है, मैंने टाइम अपना पूरा करना है और मुझे ऑडियंस लेनी है और मैंने यूं करना है। और वो क्या करते हैं नहीं कि वो गूगल से तस्वीरें उठाते हैं, वो तस्वीरें मिलाकर एक वीडियो बना लेते हैं, पीछे वो एक वॉइस ओवर कर देते हैं और वो वीडियो अपलोड कर देते हैं और फिर वो उनका ये शिकवा होता है कि हम लोग 1 साल से लग रहे हैं और हमारी जो है ना ऑडियंस नहीं बन रही। देखिए, मैं पहले भी अर्ज किया कि आप अपने जहन में ये चीज सोच के चलें कि मैंने एक एम्पायर बिल्ड करना है या मैंने एक काम करना है और मैंने एक ऑडियंस बनानी है और मैंने मिलियन व्यूवर्स लाना है। और अगर मैंने मिलियन व्यूवर लाना है और मतलब 1 मिलियन का मतलब ये है कि 10 लाख लोग मुझे देखने वाले हों, मेरे सब्सक्राइबर हों, वो मुझे पसंद करते हो, मुझे मेरा कंटेंट के ऊपर वो लोग रिएक्ट करते हो और मेरे कंटेंट के ऊपर वो लोग काम करते हो और वो उनकी जो फीलिंग्स है वो भी मेरे से जुड़ी हुई हो और उसके बाद उनके जो डिसीजंस हैं वो भी मेरे से जुड़े हुए हों। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं और आपने ये करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप कोई स्पेसिफिक किस्म का कंटेंट जनरेट कर रहे हो। आप खुद सोचिए कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं, अगर आपने गूगल से तस्वीरें उठा के वो मिला के तो पीछे एक ऑडियो डाल दी है और कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या आपने वैसे ही कहीं से रिटर्न कंटेंट उठा ली है, तो क्या वो किसी शख्स को मुतासिर कर सकती है? नहीं कर सकती। आप एक पूरा प्लान सोचिए, मतलब 30 एपिसोड सोच लीजिए कि भाई मैंने 30 इस तरह की वीडियोस बनानी है और फिर उन वीडियोस के अंदर यूनिकनेस क्या होगी, यानी आपकी शनाख्त क्या होगी वो वीडियो। सो ये सोचकर एक प्लान सोचकर कि मैंने यूनिक चीजें बनानी है, ये एक बड़ा एक मतलब एक गलतफहमी है लोगों के अंदर कि यूट्यूब पे ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। ये बिल्कुल एक गलतफहमी है। आपको हर दिन एक वीडियो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 महीने के अंदर एक वीडियो अपलोड कीजिए, आप 1 हफ्ते के अंदर एक वीडियो अपलोड कीजिए। ये बिल्कुल अपने जहन से निकाल दीजिए कि वो मैंने जो है इतने मिनट पूरे करने हैं और मैंने उसका वो मतलब ऑब्वियसली ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है यूट्यूब की कि वो आपने उनकी टाइमिंग वगैरह पूरी करनी है। लेकिन आप अपने जहन में ये मत सोच के चलिए कि मैंने इससे ये ऐसे ही है कि जैसे एक जगह से आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो और आप अपने जहन में ये सोच के चल रहे हो कि मैं यहाँ से 200 रुपया लेके निकलूंगा। मतलब ये आप अपने एक पोटेंशियल का खून कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल का भी और यूट्यूब के पोटेंशियल का भी खून कर रहे हैं आप। तो आप ये जहन में लेके मत चलिए।
आप एक प्रॉपर अपना जो है वो चीज जो है उसको लिखिए, अपने पास जो भी आपका प्लान है उसको लिखिए, उसको राइट डाउन कीजिए, और राइट डाउन करने के बाद सोचिए कि ये कौन से लोगों को ये मुतासिर करेगा, कौन से लोगों को ये इफेक्ट करेगा, इससे और प्रिडिक्ट कीजिए। ये प्रिडिक्ट कीजिए, मतलब एक बार आपकी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, मैं ये वीडियो बनाऊंगा इस पे ये रिस्पॉन्स आएगा, दूसरी बार वीडियो बनाइए फिर प्रिडिक्ट कीजिए, तीसरी बार बनाइए फिर प्रिडिक्ट कीजिए। कुछ आपका जो है उसके ऊपर टाइम को ब्रेक डाउन कीजिए, मतलब वीडियो का पहले बनाने का है, प्रोडक्शन का टाइम है, फिर उसके बाद उसकी पोस्ट प्रोडक्शन है, उसके बाद जो एडिटिंग आप करेंगे या नहीं करेंगे, अच्छा उसके बाद उसकी अपलोडिंग के बाद उसकी प्रमोशन है, एक प्री प्रमोशन है, जो आप अपलोड प्रमोशन है, और उसके बाद जो एक अपलोड करने के बाद की जो प्रमोशन है। जब आप उसको अपलोड कर चुके तो फिर उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या जहां भी आप जो भी आप तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको प्रमोट करने का। मैं बूस्ट जो है वो गलत चीज नहीं है, आप उसको बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप एक अपनी जेन्युइन ऑडियंस बिल्ड करने की कोशिश करें। तो अच्छा। लेकिन बूस्ट करना गलत नहीं है, और बूस्ट करना जरूरी भी है बाज़ औक़ात। तो अच्छा आप शायद उसके बाद उसको कीजिए। इस तरह से एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के तहत आप चलेंगे तो फिर जाके आप ऑडियंस बिल्ड करेंगे। अन्य बात उसी पाना शुरू कर दियो तो मतलब वो कोई ये कोई सेंस नहीं है, ये कोई जो है ना ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। और ये प्रॉपर साइंस है, और इसको प्रॉपर साइंस समझ के काम कीजिए इसका, और हर चीज को सर्च कीजिए, उसके बारे में एक मतलब से कहे ना कि गंभीर सी और एक बड़ी हार्डकोर किस्म की रिसर्च कीजिए। आपको ट्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं, आप ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ट्रेंड सेट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त किस चीज की जरूरत है, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा 2 महीने बाद इस तरह की सूरत हाल, अब जब से अभी जैसे कोरोना है तो कोरोना खत्म भी होगा, मतलब ये भी है अभी कोरोना खत्म भी होगा, तो आप अभी कोरोना खत्म होने के लिए कोई चीज बना सकते हैं। एक चीज बनाकर आप उसको रख लीजिए कि जब कोरोना खत्म होगा तो उस वक्त लोगों की फीलिंग्स क्या होंगी, लोग किस तरह की चीज देखना चाहेंगे, तो आप एक उस चीज पे अभी काम कीजिए, उसको बना के रख लीजिए, और जो ही ये कोरोना खत्म हो और वो राइट टाइम आए आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो मतलब इस तरह की आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल शायद साहब, क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए भी आपको इनडायरेक्ट मार्केटिंग के लिए भी कंटेंट का मजबूत होना, म्यारी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी बिल्कुल है। लास्ट लम्हात है, क्या कहना चाहेंगी बख्तावर प्रोग्राम के वाइंड अप में? आई थिंक वैसे तो हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हमें मिल रहे हैं, हमें उस चीज़ के ऊपर करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा प्रिसाइज हो जाए, कोई ऐसा सेशन अगर आप बिल्कुल। इजाजत दें तो अगली दफा हम बड़े नीश ओरिएंटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करना चाहेंगे। अच्छा तो मैं एक बख्तावर यहाँ पे कथा क्लाइम आप, क्योंकि जी बहुत से अब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा, डिजिटल मार्केटिंग लाइव सेशन हम वीक में एक रख लें, अगर अगर जी कमिट्स में हमें बता सके या दोस्त अहबाब रहनुमाई करें, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि महीने में हम 4 शो ऐसे इस पे लाइव सेशन करें डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ताकि अवेयरनेस का एक सिलसिला जो है वो चल निकले। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे भी हमारा एंड गोल वही है कि एज ए कम्युनिटी चलना है, तो जितने लोगों को इसकी समझ बूझ हो जाएगी तो हमारा ही फायदा है इसमें, तो हम डेफिनेटली करेंगे इसको। और बहुत अच्छा लगा सबके साथ इंटरेक्शन करके। सोशल मीडिया का, अगेन डिजिटल मीडिया का ये फायदा है कि हमें इंस्टेंट फीडबैक भी मिल रहा है। ये आप टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं देख सकते कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग हमारा कंटेंट को पसंद करें, कितने लोगों को क्या सवालात हो रहे हैं, ताकि हम उसी तरह से जवाब दे रहे हैं और उसी तरह की बातचीत कर रहे हैं जो लोग सुनना चाह रहे हैं। तो फायदा तो लोगों ने देख लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डिटेल में भी जाके बताना चाहेंगे कि आगे क्या इसमें फ्यूचर है हमारा। जी बिल्कुल शाहिद साहब, एक तो आप ये एंड पे क्या कहना चाहेंगे, साथ साथ ये भी देख लीजिए कि जब से ये वबा है, आप और मैं आपस में एक बार भी नहीं मिले, तो ये भी हमारी संजीदगी का एक मुजाहरा है। तो जी क्या कहें? बिल्कुल। और मतलब दोषी साहब का जो घर है वो भी मेरे घर के बहुत करीब है, लेकिन इसके बावजूद हम नहीं मिले। और दोषी साहब के अलावा कुछ और दोस्त भी हैं, पीर साहब भी हैं, दोषी साहब हमारे मुश्तरका दोस्त भी हैं, और उनका और मेरा घर तो बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन बाखुदा में उनसे अभी तक नहीं मिला इस कोरोना के दौरान। हालांकि मेरे घर के बिल्कुल सामने उनका घर है, और हम लोग डेली मिला करते थे, यानी कि हर शाम हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे और चाय पिया करते थे और घुमा फिरा करते थे, लेकिन मैं अभी तक उनसे नहीं मिला इसी कोरोना की वजह से। अच्छा, लाइव जहाँ तक सेशन इस के बाद प्रोग्राम के हवाले से दोषी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बख्तावर का बहुत शुक्रिया, बाकी तमाम देखने वालों को बहुत शुक्रिया। और अगर ये चीज आप इस चीज को कैरी करते हैं, तो जैसे बख्तावर ने कहा कि हम फिर इसको प्रिसाइज करके और बाकायदा से कि भाई पोस्ट कैसे बनानी है, और एक जो है ना इंगेजमेंट कैसे पैदा करनी है, या फिर हमें ऑडियंस कैसे अपनी सिलेक्ट करनी है, या ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है, पिच कैसे करना है, कंटेंट जनरेट कैसे करना है, यूनिकनेस कैसे लानी है, इस तरह से उसको ब्रेक डाउन करके तो हम लोग प्रिसाइज करके तो हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आप शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बख्तावर महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो हम देखने वालों से इतना कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम अगर इस लाइव सेशन को नैरो में लेके आते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है
जो आप जानना चाह रहे हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में या हमें इनबॉक्स में गाइड कीजिए, ताकि हम उस टॉपिक को आगे लेके सिर्फ उसी पे बात की जाए, आपको अवेयरनेस दी जाए। अगर आप स्टार्ट से भी कहेंगे तो आपको ट्रेनिंग सेशन के तौर पे भी हम इस लाइव सेशन को चलाएंगे। तो हम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। फिर